सिया एक मशहूर मॉडल है। अपनी शादी की बैचलर पार्टी की नशे में धुत वो होटल के एक कमरे में सो जाती है। तभी उसका मंगेतर एक लड़की को चूमते हुए आता है और उसे लगता है कि सिया सो रही है, पर सिया सब सुन लेती है। क्या सिया उससे शादी करेगी या फिर उससे बदला लेगी? यह जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। यह एक उपन्यास है। हम प्रतिदिन आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसका जब जब नया एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इस कहानी का पिछला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए कहानी के लिए आगे बढ़ते हैं। सिया की पहचान और उसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और उसके एटीट्यूड की वजह से उसके ऊपर लोग अब भरोसा करने लगे थे, क्योंकि उसने हमेशा से अपनी लो प्रोफाइल रखी। कभी भी पॉपुलैरिटी पाने के लिए उसने दिखावा नहीं किया या किसी भी तरह का तमाशा क्रिएट नहीं किया, इसलिए लोग उस पर भरोसा करते थे। और अब सिया एक ऐसा नाम बन चुकी है कि आगे वो जैसे भी काम लेगी उसमें वो सफल ही होगी, और वो पिछली वाली सफलता से अच्छी ही होगी। जैसे ही आज करण और लोरी घर पहुँचे, करण ने लोरी से कोई बात नहीं की और जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। वो कुछ लोगों से बात करना चाहता था। लोरी को हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा था, पर लोरी अभी कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि लोरी अच्छे से जानती थी कि इस समय पर करण उसके और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में फंस गया है और कंपनी पूरी तरह से उसकी नहीं है। कुछ शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और भी लोगों के भी हैं, और अब वो लोरी को छोड़ने के लिए करण पर प्रेशर बना रहे हैं। लोरी ने अपने असिस्टेंट को फोन किया और उससे कहा कि टॉप 10 मॉडल कंपटीशन के जज कौन कौन हैं, मुझे इस सब के बारे में पता करके बताओ। असिस्टेंट: लोरी, अभी वैसे भी स्थिति ठीक नहीं है, थोड़े समय में अपने आप सब ठीक हो जाएगा और उस वक्त तुम्हारा करियर भी संभल जाएगा। लोरी: तुम्हें क्या लगता है हमारे पास बहुत समय बचा हुआ है? तुम्हें पता है करण के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना प्रेशर बना रहे हैं, और एक आखिरी जुआ तो मुझे ये खेलना ही पड़ेगा। इसके बिना अभी मुझे शांति नहीं मिलेगी। और तुम क्या चाहते हो? करण प्रेशर में आकर मुझे छोड़ दे और कंपनी से निकाल दे, और फिर तुम क्या करोगे? जाकर वापस से रोड के किनारे अपना ठेला लगाओगे? लोरी का असिस्टेंट ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी खुद की स्थिति बुरी हो, पर वो लोरी का बुरा भी नहीं चाहता था। असिस्टेंट अच्छे से जानता था कि लोरी जो करने जा रही है, अगर ये बात करण को किसी भी तरीके से पता चल गई तो उससे लोरी और करण का रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी एक जज के साथ एक रात बिताने से कम लोरी क्या करेगी। उसने फिर भी लोरी को समझाते हुए कहा कि तुम संभल जाओ, तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम प्रेग्नेंट हो। लोरी, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। एक और जहाँ करण अंदर कमरे में बैठा लोगों से बात कर रहा था ताकि वो अभी भी लोरी को बचा सके, वहीं दूसरी तरफ लोरी ने पहले ही उसे धोखा देने की प्लानिंग कर ली थी। इंडस्ट्री ऐसे ही वक्त की मोहताज है और अपने अपने स्वार्थ की मोहताज है। अमेरिका से लौटने के बाद से सिया ऑफिस नहीं गई थी, क्योंकि ISN का शूट लगातार चल रहा था। शूट खत्म होने के बाद जब सिया ऑफिस गई तो सीधे करण के केबिन में गई। वहाँ पर करण ने उसकी ओर देखते हुए कहा, देखो, तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल चुका है, अब कम से कम लोरी को शांति से जीने दो। सिया: अच्छा, तुमने मुझे मौका दिया था, तुमने तो अमेरिका में पूरी प्लानिंग कर रखी थी मुझे बर्बाद कर सको, तो अब मुझसे ये कैसे उम्मीद कर सकते हो? करण दिल ही दिल में जानता था कि अगर आज बात उल्टी होती और स्थितियां कुछ और होती, सिया वो इंसान होती जिसे सफलता नहीं मिली है और लोरी को सफलता मिली होती, तो वो लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते सिया को आगे ना बढ़ाएं। सिया की बात बहुत कड़वी थी पर बिल्कुल सच थी। तभी करण सिया से कुछ बोल नहीं पा रहा था।
उसने सिया की ओर देखना बंद करके मीरा की ओर देखा और मीरा से कहा, अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हें कोई दूसरा आर्टिस्ट दे रहा हूँ और सिया को अब कोई और मैनेज करेगा। सिया, अच्छा, पर तुम ये कैसे कर सकते हो? करण, तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारा मैनेजर रखने का हक अभी भी कंपनी का है और तुम्हारा मैनेजर कौन होगा ये कंपनी तय करेगी। करण को शायद अभी भी लग रहा था कि वो सिया को कॉन्ट्रैक्ट से बांध पाएगा। सिया अच्छे से जानती थी कि करण ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये कर सकता है कि वो उसे नाम बताए। अपॉइंट करना या ना करना सिया की मर्जी होगी। करण, परेशान मत हो, तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छा काबिल मैनेजर ढूंढा है, वो मीरा से ज्यादा काबिल है। मीरा ने दयनीय आंखों से सिया की ओर देखा। सिया ने उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा किया। मीरा अच्छे से जानती थी कि अगर उसका सिया से साथ छूट गया तो और लोरी उसे कंपनी में चैन से जीने नहीं देगी, क्योंकि पीछे उसने काफी बार सिया का साथ दिया है, लोरी, करण और कंपनी के खिलाफ जाकर। लोरी इस बात का बदला जरूर लेगी, पर सिया के इशारे से उसे एक शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सिया कुछ न कुछ जरूर करेगी। सिया, वो सब तो ठीक है, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने मेरे लिए किसे रखा है? करण, कल तुम्हारे लिए रात को एक सक्सेस पार्टी रखी गई है। उसी पार्टी में तुम्हारी नई मैनेजर तुम्हें मिलेगी। ऑफिस से बाहर निकलने से पहले सिया ने मीरा को शांत रहने का इशारा किया और वहाँ से चली गई। जैसे ही वो बाहर पहुँची, राशि ने उससे पूछा, मीरा कहाँ है? सिया ने राशि को बताया कि करण ने मीरा के लिए दूसरा आर्टिस्ट देख लिया है और मेरे लिए किसी और को मैनेजर रखा है। राशि, किसको? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने सन ग्लासेस आंखों पर लगाकर कार में बैठ गई। वो दोनों हयात रेजिडेंसी के लिए निकल गए। जैसे ही दोनों घर पहुँचे, उन्हें पता चला राजवीर पहले ही घर आ चुका है। राजवीर के पास जाकर सिया ने उसे सारी बात बताई। राजवीर, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? सिया, कविता। राजवीर, हाँ, और कौन हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में अब वो काम कर नहीं सकती है और जब वहाँ पर काम नहीं कर सकती तो यहीं वापस आएगी और वैसे भी उसका तो सपना है तुम्हें कंट्रोल करने का। बात खत्म होते ही सिया और राजवीर दोनों अपने बेडरूम में आ गए और सिया शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल संवार रही थी। तभी राजवीर पीछे से आया और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता क्योंकि अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है तो तुम्हें अब आगे के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा अगला कदम क्या है? राजवीर का इरादा सिया को उसकी कंपनी ज्वाइन कराने का था, पर वो ये बात खुलकर उसे नहीं कह सकता था क्योंकि वो जानता था कि सिया सब कुछ अपने दम पर करना चाहती है। पर वो चाहता है कि सिया उसकी कंपनी ज्वाइन करने का फैसला खुद से ले, इसलिए वो उसे बार बार पूछ रहा था कि उसका अगला कदम क्या है। सिया, अभी मुझे आगे कई अवार्ड चाहिए। मैंने सोचा है कि मैं टॉप 10 मॉडल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी और अब मेरे करियर के लिए ये जरूरी है कि मैं कोई रिनाउन और जाना माना अवार्ड जीतूं, क्योंकि पहले मैंने जो अवार्ड जीते वो बहुत पुराने हो गए हैं और उनकी कीमत तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मुझे करण की कंपनी ने ब्लैकलिस्ट किया था। और रही सही कसर अपने करियर की, मैंने खुद आग लगाकर पूरी कर दी थी जब मैंने अपने आप को मॉडलिंग इंडस्ट्री से पीछे खींच लिया था। दरअसल एक मॉडल की जिंदगी में जो उसका सबसे अच्छा समय होता है वो समय सिया ने निस्वार्थ भाव से करण को प्यार करने में बिता दिया। ये वही लड़की थी जो उसके लिए सब कुछ छोड़कर सब कुछ बर्बाद करके उसके साथ चल रही थी, पर सिया को इस बात का पछतावा नहीं है क्योंकि उसने जो किया वो उसका फैसला था और इससे उसे कुछ ना कुछ तो सीख मिली है। अब बस वो आगे बढ़ना चाहती है। सिया, राज, रही बात मेरे बदले की तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इन दोनों को जब तक मैं पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दूंगी तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा।
सिया की बात सुनकर राजवीर के दिल में कुछ चुभ सा गया। उसे लग रहा था कि अगर सिया उसे पहले मिल गई होती तो सिया को इतना कुछ नहीं सहना पड़ता। पर उसने अपने आप को संभालते हुए सिया से कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम कंपटीशन में डायरेक्ट एंट्री नहीं ले पाओ तो भी बस एक मॉडल के तौर पर ही अपना काम जारी रखो। तुम वैसे भी सबसे अच्छी हो, बस शो में जाओ। मैगजीन में तुम्हारे अगर फोटो छपते रहेंगे तो अपने आप तुम्हें शोहरत मिलेगी और पहचान भी बनेगी। वैसे भी इंडस्ट्री और तुम्हारा काम ही तुम्हारी असली मैदान है। सिया ने पलटकर राजवीर के सीने में अपना सर झुका लिया और प्यार से कहा, मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ हो और जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। राजवीर, मुझे पता है तुम्हें तुम्हारा अतीत कैसे भुलाना है। सिया, कैसे? राजवीर, तुम्हें बहुत सारा प्यार करके। और ये कहकर राजवीर ने सिया को उसके माथे पर किस किया और अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर आ गया। सिया की सक्सेस की वजह से लोरी अब सबकी नफरत का टारगेट बन चुकी थी। हर कोई उसके बारे में बुरा ही कह रहा था। इसलिए सिया के लिए रखे गए सेलिब्रेशन डिनर में करण लोरी को नहीं बुलाना चाहता था और इसी समय और मौके का फायदा उठाकर लोरी ने शो के जज से मिलने का समय तय कर रखा था। स्टार किंग कंपनी और करण के पीठ पीछे सारे जजों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली गई। पैनल में टोटल 7 जज थे, जिसमें से 3 औरतें और 4 आदमी थे। लोरी ने तीनों औरतों को किनारे कर दिया। जाहिर तौर पर वो सब उसके काम की नहीं थी। 4 आदमियों में से उसने एक जज का नाम फाइनल किया, ऋषभ वर्मा। उसकी पहले ही ऐसी पहचान रही है, वो किस तरीके से अवार्ड फंक्शन में पार्शियलिटी और धोखाधड़ी करता है। लोरी ने उसकी फोटो अपने असिस्टेंट को देते हुए कहा, इससे पता करो कब मिल सकते हैं। असिस्टेंट ने लोरी से कहा, लोरी, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? लोरी, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या सोच रही हूँ? अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो मेरे हाथ में ना तो करण रहेगा और ना ही मेरा करियर। अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। लोरी ने बहुत ही बेशर्मी से कहा। लोरी अच्छे से जानती थी कि अगर उसने ये कंपटीशन नहीं जीता तो उसे नहीं पता कि सिया उसे किस गर्त में पहुंचाने वाली है। लोरी के असिस्टेंट के पास उस एक्टर को कॉल करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और जाकर फोन किया। वो एक जाना माना एक्टर है। पहले उसने फोन नहीं उठाया और ना ही उसने वापस कॉल करने की जरूरत समझी, लेकिन फिर उसे फोन उठाना ही पड़ा क्योंकि लोरी का असिस्टेंट बार बार कॉल किए जा रहा था। तीसरे कॉल के बाद उसने कॉल उठाया और असिस्टेंट ने सीधे और साफ शब्दों में अपनी बात रखी। ये जो जज था वो इंडस्ट्री में पुराना था, तकरीबन 40 साल के आसपास का आदमी था और इस तरीके की बातों से बहुत अच्छे से वाकिफ था। लोरी का इरादा और उसका तरीका दोनों समझ रहा था। उसने कहा, मुझे डायरेक्टली लोरी से बात करनी है। तो असिस्टेंट ने फोन लोरी को दिया। लोरी ने बड़ी शराफत से फोन उठाया और उधर से एक्टर की आवाज आई, काफी सुना है तुम्हारे बारे में, मैंने तुम्हारे शोज भी देखे हैं, तुम्हारा काम अच्छा है, पर तुम तो जानती ही हो इस समय लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तुम्हारी कैसी इमेज बन चुकी है, ये तो तुम्हें पता ही है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। कैसा रहेगा कल शाम को 7 बजे सनशाइन होटल में मिलते हैं, वहीं बैठकर हम आगे की बातें डिस्कस कर लेंगे। लोरी, ओके। असिस्टेंट, लोरी, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? अभी भी सोच लो, तुम प्रेग्नेंट हो और इस आदमी की औरतों को लेकर इमेज कोई बहुत अच्छी नहीं है। लोरी, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास और कोई जरिया बचा है या और कुछ है मेरे पास? अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। सिया ने मुझे दुनिया की नजरों में गिरा दिया है और एक कोने में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर वो ये सोचती है कि मैं उससे हार मान लूंगी तो वो सपना देख रही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती। मुझे किसी भी कीमत पर इस अवार्ड फंक्शन को जीतना है।
करण जहां एक ओर अभी भी बाहर सब चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा था, वहीं वो ये नहीं जानता था कि लोरी उसके पीठ पीछे इतना घटिया, इतना घिनौना फैसला ले चुकी है। पर ये उसके अपने ही कर्म है। कभी सिया ने उसे बेइंतहा प्यार किया था और उसने सिया को लोरी के साथ मिलकर धोखा दिया था। अब करण लोरी से बेइंतहा प्यार करता है और लोरी उसे किसी और के साथ मिलकर धोखा दे रही है। सेलिब्रेशन डिनर की सुबह ही कविता भी अमेरिका से अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके और सारे काम को खत्म करके आ गई। करण उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा। जैसे ही कविता करण के अपार्टमेंट में पहुंची, वहां पहुंचते ही उसने देखा और कहा, सिया कहाँ रहती है? करण, दीदी देखो, लोरी का मूड पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो इसलिए प्लीज ऐसा कुछ मत कहना जिससे उसे और गुस्सा आ जाए और उसकी हालत खराब हो जाए। कविता, जो भी हो रहा है वो उसका खुद का किया धरा है। तुम ये सोचो कि वो हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है और इसीलिए अगर अब उसे कुछ झेलना पड़ रहा है तो उसका खुद का किया हुआ है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, कविता ने गुस्से में कहा। करण, सिया हयात रेजिडेंसी में रहती है। कविता, सिया हयात रेजिडेंसी में रहती है? क्या कहा? कहाँ रहती है? हयात रेजिडेंसी में। हयात रेजिडेंसी में वो कैसे रह सकती है? वो तो यहाँ का सबसे पॉश इलाका है। पर कोई बात नहीं, उसे खबर कर दो, मैं उसके साथ रहूंगी, उससे काम कराना आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि कविता यहाँ पर लोरी के साथ नहीं रहना चाहती और हयात रेजिडेंसी में रहना उसके लिए शायद सपना ही होगा। और वैसे भी हयात रेजिडेंसी कविता जैसे लोगों के लिए नहीं है। सक्सेस पार्टी से पहले सुबह एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सिया के सारे कॉन्ट्रैक्ट और जो उसके लिए ऑफर आए हैं उसके बारे में डिस्कशन करना था। मीटिंग में करण, मीरा और सिर्फ कविता थे। सिया को ये कहकर नहीं बुलाया गया कि ये सिर्फ ब्रीफिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मीरा जानती थी कि कविता का असली इरादा सिया को कंट्रोल करना और उसे शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करके खुद कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना है। प्रोजेक्टर पर मीरा ने एक एक करके सिया के सारे ऑफर दिखाने शुरू किए। उसे अब तक 23 ऑफर आ चुके हैं। ये देखकर करण को समझ नहीं आ रहा था और यकीन नहीं हो रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सिया इतनी जल्दी इतनी पॉपुलर हो चुकी है। और जितने भी ऑफर थे वो सारे के सारे टॉप क्लास मैगजीन से थे। और जाहिर तौर पर मीरा ने उन ब्रांड्स के बारे में नहीं बताया जिन पर सिया विचार कर रही थी। फिलहाल जो दो सबसे बड़े ऑफर थे जिनके बारे में सिया सोच रही थी वो थे क्रिएटर सेंचुरी से और स्टार एज से। दोनों बहुत बड़ी कंपनियां थीं और दोनों ने ही सिया को बहुत अच्छा ऑफर दिया था। इन दोनों के सामने स्टार किंग बहुत छोटी कंपनी थी। कविता को अभी भी लग रहा था कि सीक्रेट की सक्सेस सिर्फ और सिर्फ सिया की किस्मत थी, उसका टैलेंट नहीं। करण को अपनी शर्त बताते हुए कविता ने कहा, ठीक है, मैं सिया का काम मैनेज करूंगी। वैसे भी सिया के काम और मेरी पहचान से हम उसे बहुत सारे स्टेज पर लेकर जा सकते हैं और इस तरीके से उसका करियर बहुत जल्दी अच्छे ट्रैक पर आ जाएगा। और हाँ, एक शर्त है, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी और जो मैं कहूँ वो उसे करना होगा, क्योंकि अगर मैं उसे बना सकती हूँ तो मैं उसका करियर बर्बाद भी कर सकती हूँ। कविता को अभी भी अपने ऊपर बहुत घमंड था और आज रात का सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था जैसे ये डिनर सिया की सक्सेस को सेलिब्रेट करने से ज्यादा कविता के वेलकम के लिए रखा है। आज सुबह की मीटिंग में क्या क्या हुआ ये सब कुछ सिया ने मीरा से पहले ही पूछ लिया था। मीरा, सिया, मुझे लगता है कि अब मेरा तुम्हारे मैनेजर के तौर पर काम खत्म करने का यही सही समय है और मुझे लगता है कि स्टार किंग भी मुझे अच्छे से जाने देगी। सिया, मीरा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मीरा, थैंक यू मुझे तुम्हें कहना चाहिए, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब
हम दोस्त हैं। मुझे लगता है कि मेरा काम तुम्हारे साथ हो चुका है और तुम याद रखना, मैं तुम्हारा सीक्रेट कभी किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगी, ये वादा करती हूँ। और मेरे फोटोज तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ ताकि वो मेरे लिए एक वार्निंग रहे कि मुझे अपनी हद में रहना है। दरअसल मीरा अच्छे से जानती थी कि सिया के साथ काम करके वो अपनी काबिलियत नहीं दिखा सकती। सिया का अपना मकसद है जिसे पूरा करने के लिए उसे सिया के इशारों पर ही चलना होगा और इस तरीके से वो अपनी काबिलियत कभी भी किसी को नहीं दिखा पाएगी। उसके करियर के लिए भी यही अच्छा है कि वो आगे बढ़े। और रही बात सिया से दोस्ती की, तो वो भी अच्छे से जानती थी कि सिया अपने दुश्मनों को छोड़ती नहीं और वो अपने दोस्तों के साथ बहुत वफादार है, इसीलिए उसका दोस्त बनकर रहना ज्यादा अच्छा है। शाम को सिया पूरी तरीके से पार्टी के लिए तैयार हो गई थी। राजवीर उसे छोड़ने के लिए उसके साथ जा रहा था। राजवीर ने उसका हाथ पकड़ रखा था। तभी सिया ने राजवीर से कहा, देखो राज, प्लीज आज आप मेरे लिए बाहर इंतजार मत करना। मैं नहीं चाहती कि आप अपने आप को मेरे लिए इस तरह से थकाओ। आप पूरे दिन बहुत मेहनत करते हो, मुझे मालूम है। इतनी बड़ी कंपनी को चलाना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए घर जाकर आराम करो। मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक रहूंगी। ऐसे लोगों से निपटना मुझे अच्छे से आता है और अब तो इस सब की मुझे आदत हो चुकी है। और रही बात कविता की, उसके लिए तो मैंने कुछ और ही सोच रखा है। राजवीर, ठीक है, देख लो, अगर तुमसे संभलता है तो ठीक है, वरना अगर कविता ने तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी की तो मैं ओबेरॉय इंटरनेशनल को बीच में इंटरफेयर करने के लिए कहूँगा। और जब मेरी कंपनी बीच में आएगी तो तुम्हें पता है कि हम कैसे काम करते हैं। सिया, आप परेशान मत हो, मैं आपको बीच में आने का मौका नहीं दूंगी। सिया की आंखों की चमक और उसका कॉन्फिडेंस देखकर राजवीर को यकीन है कि उसे बीच में आने का मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक 7 बजे सिया होटल पहुंची और बिल्कुल उसी समय लोरी सनशाइन होटल पहुंची। इधर पार्टी में जब सिया सब से मिलकर थक गई तो जाकर एक किनारे पर बैठ गई। तभी उसने वेटर को इशारे से बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसी समय पर करण स्टेज पर चढ़ा और उसने अनाउंसमेंट करनी शुरू की। करण, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की पार्टी सिया की सक्सेस पार्टी तो है ही, साथ ही साथ हमने एक नया आर्ट डायरेक्टर हायर किया है। मेरी बड़ी बहन और एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट डायरेक्टर मिस कविता। मैं उनको स्टेज पर आने के लिए कहूँगा ताकि वो आगे के प्लान के बारे में बता सके। कविता ने रेड कारपेट पर चलना शुरू किया और स्टेज की तरफ जाने लगी। वो इधर उधर नजरें घुमा रही थी। तभी उसकी नजर सिया पर आकर रुक गई। उसकी आंखों में एक चमक थी जो ये कह रही थी कि अब वो सिया को कंट्रोल कर पाएगी। उसके हाथों में पावर आ गई है। कविता की आंखों में भी वही एक्सप्रेशन है जो एक शिकारी की आंखों में अपने शिकार के लिए होते हैं। कविता स्टेज पर पहुंची और उसने बोलना शुरू किया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कविता अभी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि जिस वेटर को सिया ने बुलाया था वो भागता हुआ स्टेज पर पहुंचा। उसके हाथ में फोन था। फोन में जो चीज कविता ने देखा उसे देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए उसने सिया की तरफ देखा। सिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट कविता को बहुत चुभ रही थी। कविता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने स्टेज पर बोला, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगले 1 साल में हम एक नया ब्रांड शुरू करने वाले हैं, इसीलिए हमें आप सबके सपोर्ट की जरूरत रहेगी। आप हमारा साथ दीजिएगा। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि असली में तो कविता को ये अनाउंसमेंट करनी थी कि वो सिया की भी मैनेजर बनने वाली है। करण,
दीदी क्या हो गया है? पूरी कंपनी जानती है कि अब आप सिया की मैनेजर हो, तो आपने ये बात स्टेज पर बोली क्यों नहीं? कविता, वो सिया? उसने बड़े ही गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। करण, सिया क्या? सिया ने ऐसा क्या आपको दिखा दिया कि आपने अपना फैसला ही बदल दिया? कविता ने करण को बताया कि सिया ने उसे क्रिएटिव सेंचुरी और स्टार एज के ऑफर दिखाए हैं और ये कहा है कि अगर उसने ये अनाउंसमेंट की कि अब कविता सिया की मैनेजर है, तो उसी वक्त सिया ये अनाउंस कर देगी कि वो स्टार किंग छोड़ रही है। देखो करण, सिया हमें ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो हमारी कंपनी में रहकर हमारे ऊपर एहसान कर रही है और उसने हमारे लिए इतनी बड़ी कंपनी के ऑफर को छोड़ा हुआ है। सच में मैंने इतनी नफरत किसी भी आर्टिस्ट से नहीं की जितनी मैं सिया से करती हूँ। करण, सच में वो बहुत ही बेशर्म है। मुझे समझ नहीं आता वो किस हद तक गिरती जा रही है। कविता, जाओ जाकर उससे बात करो और बोलो वो ऐसा नहीं कर सकती। हम उसकी बात इस तरीके से मान भी नहीं सकते। करण ने बाहर निकलते ही सिया को वेटिंग रूम में मिलने के लिए इशारा किया। सिया उसके साथ साथ वेटिंग रूम में गई और वहाँ पर करण ने कहा, तुम क्या कर रही हो और तुम करना क्या चाहती हो? सिया, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मीरा को उसके कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दो, वरना मैं मीरा और खुद को दोनों को इस कंपनी से आजाद कर लूंगी। करण, तुम खुद को समझती क्या हो? पर ठीक है, मैं मीरा को कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दूंगा, लेकिन तुम कंपनी नहीं छोड़ सकती हो। करण ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। सिया, ठीक है करण, मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो और अपनी नफरत में तुम किस हद तक गिरती जा रही हो। जब तक तुम कुछ न कुछ प्लान ही कर रही होती हो, कुछ साजिश ही कर रही होती हो, इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे। सिया, ये सही है, तुम्हें तुम्हारी बहन की और लोरी की हर बात समझ में आती है और मेरी हर बात साजिश है। ऐसा क्यों है? तुम्हारी बहन कुछ भी बोले, कुछ भी करे, वो सब कुछ ठीक है। वहीं पर अगर उसके बदले में मैं कुछ करूं तो वो साजिश हो जाती है। सिया, वैसे ऐसा भी क्या हो गया कि लोरी हमें यहाँ नहीं दिख रही है? करण, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लोरी को यहाँ बुला लूंगा ताकि तुम्हें देखकर उसे और ज्यादा तकलीफ हो? सिया, मुझे लोरी के दुख का तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि तुम्हें उस पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। कंपटीशन का फाइनल कल है, सोचो जीतने के लिए लोरी किस हद तक जा सकती है। करण ये सुनकर थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सिया ये क्या कह गई, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, वो तुम्हारी तरह नहीं है, मुझे पता है, मुझे लेकर थोड़ी लापरवाह है, पर तुम्हारी तरह घटिया नहीं है जो अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाए। मैं तुम्हारा पुराना मंगेतर हूँ ना, तो तुमने मेरे पीठ पर छुरा भोंका, और तो और मेरी बहन जो तुम्हें अपने परिवार की तरह मानती है, तुमने उसे भी नहीं छोड़ा। सिया, परिवार? सच में? सिया ने इस तरीके से कहा जैसे वो इस बात को नहीं मानती, बल्कि उसका उल्टा ही सोचती है। ये कहकर सिया वेटिंग रूम से बाहर चली गई। तभी वहाँ पर कविता आई और उसने करण से पूछा, सिया क्या चाहती है? करण, वो चाहती है कि हम मीरा के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें और उसे उसके कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दें। कविता, बस इतना ही? करण, मुझे लगता है सिया का इरादा बहुत बड़ा है और उसका प्लान भी कुछ और है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर उसे आ रहे हैं, मैंने ऑफर देखा है, ऑफर बहुत अच्छा है। उसके बाद भी वो अगर तुम्हारी कंपनी को छोड़कर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती है।
कविता ने अपने हाथ में लिए हुए वाइन के गिलास को इस कदर पकड़ा हुआ है जैसे उसने गिलास नहीं बल्कि सिया की गर्दन को पकड़ रखा हो। कविता ने आगे कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे हमारी माँ से बात करनी ही पड़ेगी। एक फेमस डायरेक्टर की वाइफ होने के नाते उनके पास में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हैं और वो हमें ये समझा सकती हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम सिया को कंट्रोल कर पाएं और अपनी कंपनी भी बचा पाएं। इधर होटल सनशाइन में लोरी किसी और की बाहों में लेटी हुई थी। अपना काम पूरा होने के बाद में लोरी उठी और उसने बिस्तर की चादर से अपने आप को लपेटा और कपड़े पहनते हुए कहा, मिस्टर वर्मा, मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे। ऋषभ वर्मा, हाँ, बिल्कुल बेबी, तुम परेशान मत हो, तुम बस आराम से घर जाओ और अब ये मान कर चलो कि टॉप 10 मॉडल का अवार्ड तुम्हारा ही है। तुम्हें कल जल्द ही खुशखबरी मिल जाएगी। लोरी, जी बिल्कुल, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, पर आप तो जानते ही हैं इंडस्ट्री कैसी है। अपना वादा जब तक पूरा ना हो जाए तब तक किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे कि मैंने जो भी हमारे बीच हुआ है उसका एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, ताकि मुझे भी गारंटी रहे कि मेरा काम हो जाएगा। ऋषभ वर्मा गुस्से से हकलाते हुए, क्या तुमने वीडियो रिकॉर्ड किया है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लोरी, सर प्लीज आप बुरा मत मानिए, लेकिन आप तो जानते हैं इंडस्ट्री कैसी है, मुझे भी तो गारंटी चाहिए थी। आप जैसे ही मेरा काम करेंगे और जैसे ही मुझे खुशखबरी मिलेगी, मैं वीडियो आप तक पहुंचा दूंगी। ऋषभ वर्मा को बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लोरी ऐसा कुछ करेगी। ऋषभ वर्मा को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे नहीं पता था कि वो अपनी लापरवाही के जाल में ही फंस जाएगा। लोरी रात के अंधेरे में ही निकलकर बाहर खड़ी हुई गाड़ी में आकर बैठ गई, जो उसके असिस्टेंट ने उसके लिए तैयार करके रखी थी। जैसे ही लोरी गाड़ी में बैठी, असिस्टेंट ने पूछा, क्या हम हॉस्पिटल चलें? लोरी, नहीं, मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से बस घर जाना चाहती हूँ ताकि करण मुझसे पहले ना पहुँचे और उसे किसी तरीके का शक ना हो। असिस्टेंट, लोरी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ पाने के लिए तुमने बहुत कुछ खो दिया है? लोरी, नहीं, अगर मैं ये नहीं करती तो शायद मैं अपना बचा खुचा सब भी खो देती। अपने आप को बचाने के चक्कर में लोरी ने जो भी सब कुछ किया है, वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो खुद को बचा नहीं रही बल्कि सिया के जाल में और फंसती चली जा रही है। इधर रात को हयात रेजिडेंसी में जैसे ही सिया घर पहुंची, उसने देखा राजवीर स्टडी में बैठा हुआ है। उसके सामने टेबल पर कुछ 20-30 फाइलें रखी हुई हैं। वो सारी सिया के ऑफर की फाइल हैं और राजवीर उनको एक एक करके आराम से देख रहा है। सिया को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद घर पर भी राजवीर उसके लिए काम कर रहा है। उसने राजवीर से कहा, इस सब को किनारे रखो और थोड़ा आराम कर लो, ये सब कुछ सुबह राशि देख लेगी। राजवीर, हाँ ठीक है, राशि भी देख लेगी, उसके देखने में कोई बुराई नहीं है, पर राशि को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कौन अच्छा है, ये समझ अभी नहीं है, इसीलिए मैं एक एक करके देख रहा हूँ। सिया, तो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, ये अभी जरूरी नहीं है, अभी आप आराम करो। राजवीर, नहीं, मेरे लिए तुमसे जुड़ी हर बात बहुत जरूरी है और बहुत बड़ी है, मैं तुम्हारे करियर को लेकर कोई चांस नहीं ले सकता। वैसे मीरा वाली बात का क्या हुआ? सिया, स्टार किंग ने मीरा का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और मीरा को कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दिया है। राजवीर,
मुझे लगता है कि करण अब ये समझ गया होगा कि तुम्हारे इरादे कुछ और हैं, क्योंकि ना तो तुमने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार किए हैं और उसके साथ साथ तुमने जिस तरीके से कविता को आज सबक सिखाया है उससे वो अच्छे से समझ गए होंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे ऑफर को अच्छे से देख रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मुझसे पहले और किसके ऑफर्स को मैनेज किया है? राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में जानना चाहती हो? सिया, नहीं, मुझे नहीं जानना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिया ने ये बात कह तो दी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पर असल में उसे जलन हो रही थी कि राजवीर उसके अलावा भी किसी और पर ध्यान देता है या देता था। राजवीर को ये देखकर मजा आ रहा था कि सिया जल रही है। राजवीर, तुम्हें जलन हो रही है? सिया मुंह बना के, हाँ हो रही है, थोड़ी थोड़ी। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जलो मत, तुम्हारे अलावा ना तो इतनी किसी की औकात है और ना ही कोई इस काबिल है जो मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट और अपने ऑफर देखने पर मजबूर कर सके। सिर्फ तुम हो जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। ये सुनकर सिया खुश हो गई और राजवीर ने सिया को अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसे ये सिखाने लगा कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे देखते हैं, ऑफर्स को कैसे समझते हैं। सिया वैसे तो बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा समझदार है और जहाँ पर भी बहुत सारा कुछ पढ़ने की बात आती है उसे नींद आने लगती है, और यही हुआ भी। सिया राजवीर की गोद में ही सो गई। राजवीर को उसे देखकर हंसी आ गई और सिया को वैसे ही गोद में लिए ही वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे पढ़ने लगा। तभी उसने प्यार से सिया के कान में कहा, तुम जिस दिन यहाँ की टॉप मॉडल बन जाओगी उस दिन मैं तुम्हारा पर्सनल मैनेजर बनूंगा। सिया के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को अच्छे से देखने के बाद में राजवीर ने एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया, ट्रेंडी क्वीन का। ये मैगजीन हालांकि बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी, ना ही बहुत बड़ी थी, पर ये जिनके बीच में फेमस थी वो सारा का सारा अपर क्लास ग्रुप था। इसीलिए इस मैगजीन की पहुंच अच्छे डिजाइनर और बड़े बिजनेसमैन के बीच में थी। राजवीर जानता था कि शायद सिया की कंपनी इसके लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होगी और ये एक तरह का रिस्क है, पर राजवीर ये रिस्क लेना चाहता है क्योंकि अगर एक बार सिया इनके बीच में फेमस हो गई तो अगले 6 महीने तो उसके बिल्कुल बुक हो जाएंगे और इस तरीके से एक साइकिल बन जाएगा जिससे वो आगे काम कर पाएगी। सुबह उठकर जैसे ही सिया जागी, राजवीर ने उसके सामने ट्रेंडी क्वीन का कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। सिया ने कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो राजवीर पर भरोसा करती है। सिया की आंखों में देखकर राजवीर ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा करती हो? सिया ने बस कहा, मैं इसका शूट करूंगी। राजवीर, तुम सवाल नहीं पूछोगी मुझसे कि मैंने ये क्यों सेलेक्ट किया? दरअसल राजवीर ने अपने मन में बहुत सारे जवाब सोच रखे थे कि उसे सिया को मनाने के लिए क्या क्या बोलना है, पर सिया ने बिना कुछ पूछे ही इस शूट के लिए अपनी मंजूरी दी। हालांकि ये शूट एक्सेप्ट करना एक रिस्क ही है। अगर सफल नहीं हुआ तो इसके परिणाम बुरे भी हो सकते हैं, पर सफल ना हो ऐसा राजवीर कभी होने नहीं देगा। सिया, देखो, पहली बात तो ये है कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, पूरे दिल से करती हूँ, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, और अगर सारी रात जागकर आपने इसे चुना है मेरे लिए तो यही सही है। और क्या करना है ये तय करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। आपके बिना मैं ये अकेली नहीं कर पाऊंगी। बस आपने तय कर लिया और मैंने मान लिया। किसी भी आदमी को इतनी सी बात से भी सैटिस्फाई हो जाता है कि उसके पार्टनर को उसकी जरूरत है। दोनों अपने कमरे से निकलकर बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए आए और दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। सिया ने कहा, अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ असिस्टेंट है, कोई मैनेजर नहीं, इसलिए मुझे जाकर अपना काम खुद ही डिस्कस करना होगा। मैं कुछ प्लान करती हूँ। राजवीर,
ठीक है, अपनी लॉगिन आईडी मुझे दो, मैं करता हूँ। सिया, मिस्टर ओबेरॉय, आपने मुझसे वादा किया है कि आप मेरे काम के बीच में नहीं बोलेंगे। राजवीर, मैं तुम्हारे काम के बीच में बोल भी नहीं रहा हूँ और मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे भी नहीं दिए हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और अपनी पत्नी की मदद करना मेरा हक है। सिया कुछ कह नहीं पाई और उसने अपनी डिटेल दे दी। सिया ने आगे राजवीर को बताया कि उसे ISN की शूट का कुछ फाइनल काम करना है और उसके साथ साथ डायना उसके साथ में एक और शूट करना चाहती है जो यहीं पर होगा। इसके लिए डायना टीम भेज रही है, उसे अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। तभी उसके पास में राशि का फोन आया। राशि ने सिया को बताया कि लोरी को टॉप 10 मॉडल कंपटीशन के फाइनल्स में चुन लिया गया है और उसके पास में उसका न्योता भी आ गया है। सिया, अच्छी बात है, कंपटीशन कब है? राशि, 10 दिन बाद। सिया, ठीक है, मतलब लोरी की खुशी 10 दिनों की मेहमान है। राशि, पर मैं तो सोच रही हूँ कि आखिर लोरी ने ऐसा क्या किया जो उसने फाइनल में जगह बना ली है, क्योंकि बिना किसी झोल झाल के लोरी फाइनल में जगह बना कैसे सकती है, ये बात मुझे पच नहीं रही है। सिया, अच्छी बात है, अगर तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुला रहा है तो यही शक का कीड़ा करण के दिमाग में भी कुलबुला रहा होगा। राशि, हाँ तो और कैसे ना कुलबुलाए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि लोरी ने फाइनल में जगह बना ली और वो भी बिना किसी झोल झाल के। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय वो खुशी से फूल ही नहीं समा रही होगी। सिया, कोई बात नहीं, उसे खुश होने दो, उसकी खुशी सिर्फ 10 दिनों की है। 10 दिनों के बाद में लोरी का नाम भी इंडस्ट्री में लोग नहीं जानेंगे। राशि, अच्छा हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई, तुम्हें भी इवेंट के लिए इनवाइट किया गया है। सिया, ओके। राशि, पूरा स्टार किंग लोरी की जीत पर पागल हुआ जा रहा है। सिया, ठीक है, उनको खुशी मना लेने दो, हमें उससे अभी कुछ नहीं करना, हमें जो करना है हम बाद में करेंगे। एक बात और, मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रही हूँ, तुम भी आ जाओ। राशि, ठीक है, तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आती हूँ, फिर वहाँ से हम साथ में ऑफिस चलेंगे। थोड़ी ही देर में राशि हयात रेजिडेंसी पहुँच गई। सिया और राशि कार में बैठ गए। सिया के चेहरे को देखकर राशि ने उसे छेड़ते हुए कहा, लगता है तुम्हें जी भर के प्यार मिल रहा है। सिया ने शर्माते हुए कहा, काम पर ध्यान दो। सिया, अब मेरे पास कोई मैनेजर नहीं है, इसलिए अपना काम मुझे खुद डिस्कस करना होगा। राशि, पक्का तुम कर लोगी, तुम्हें किसी मैनेजर की जरूरत नहीं है? सिया, नहीं, मुझे किसी मैनेजर की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद करूंगी। तुम मेरे साथ में रहोगी और तुम अपनी राय मुझे दे सकती हो। राशि को समझ नहीं आ रहा था कि सिया ये सब कैसे करेगी। सिया, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, राज भी इसमें मेरी मदद कर रहा है। राशि, ओ माय गॉड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बिग ब्रदर तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, तुम उनका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही हो, वरना उनकी काबिलियत और उनकी पहुँच अगर तुम इस्तेमाल करो ना तो तुम तक कोई पहुँच भी नहीं पाएगा। बात करते करते दोनों ऑफिस पहुंच गए। जैसे ही दोनों करण के केबिन के पास पहुंचे, करण की सेक्रेटरी ने कहा, सर मीटिंग में हैं और आपको इंतजार करना होगा। राशि ने जैसे ही उसके केबिन के बाहर जाकर देखा, वहाँ पर कोई मीटिंग नहीं चल रही थी। दरअसल वो सारे अंदर बैठकर लोरी की जीत की खुशी मना रहे थे और जाहिर तौर पर इस खुशी में सिया को शामिल नहीं करना चाहते थे। सिया सेक्रेटरी के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। फिलहाल लोरी की कामयाबी से सबसे ज्यादा खुश कविता ही थी। हालांकि कविता को उससे अब कोई उम्मीद नहीं थी और वो अपना सारा फोकस सिया पर करके उसके जरिए कामयाबी हासिल करना चाहती थी। पर अब वो चाहती है कि लोरी और भी कामयाबी हासिल करे और सिया को बर्बाद किया जा सके। कविता ने लोरी की ओर मुड़कर कहा,
देखो, तुम्हारे लिए इनविटेशन आया हुआ है। वहाँ इवेंट में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, डिजाइनर, फोटोग्राफर सभी होंगे। तुम्हें इस मौके का सबसे ज्यादा फायदा उठाना है। जितना ज्यादा हो सके लोगों से मिलना जुलना है, कंपनी के बारे में बात करनी है ताकि लोगों को हमारे बारे में पता चले। और मैंने सुना है स्पेशल इनविटेशन भी आया है जिसमें सिया को बुलाया गया है। और ये कहते हुए उसने सिया का इनविटेशन लेटर करण के सामने से उठाया और 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और कहा, वो सपना देख रही होगी कि वहाँ पर जाएगी, हमें उसे नहीं जाने देना है। करण, दीदी, क्या आपको लगता है ये ठीक है? ऐसा करना गलत नहीं होगा? कविता, क्या गलत होगा? वहाँ पर ऑर्गेनाइजर जब हमसे पूछेंगे कि सिया क्यों नहीं आई तो हम कह देंगे वो जानबूझकर नहीं आई, और वैसे भी वो महज एक मॉडल है, उसे हमारे इशारों पर ही चलना होगा। कुत्ता चाहे कितना भी अच्छा ब्रीड का हो जाए, रहता तो कुत्ता ही है। आखिर सिया कहीं भी चली जाए, रहेगी तो वो हमारी ही कंपनी की मॉडल। और ये बात भी सच है कि सिया अपने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और अपने कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करने के लिए आजाद थी, पर अभी भी जो इवेंट करना चाहेंगे वो सिया को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे बल्कि कंपनी के जरिए ही करेंगे। इसीलिए इन लोगों के पास में अभी भी मौका है कि ये सिया को परेशान कर सकें और उसके खिलाफ साजिश रच सकें। ये कहकर कविता मुस्कान के साथ करण के केबिन से बाहर निकल गई और केबिन के अंदर अब सिर्फ करण और लोरी बचे थे। करण, लोरी, तुम्हें नहीं लगता इस अवार्ड फंक्शन के जज थोड़े अजीब हैं? ये सुनकर लोरी थोड़ी असहज हो गई। लोरी ने अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करके बोला, क्यों, तुमसे सिया ने कुछ कहा है क्या? करण, हर बात का इल्जाम सिया पर मत लगाया करो। मैं क्या यहाँ पर इंडस्ट्री में कैसी कैसी चीजें होती हैं उससे वाकिफ नहीं हूँ? मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्या तुमने अपनी हद से बाहर जाकर कुछ किया तो नहीं है ना? एक बात अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे लिए मैंने ऑलमोस्ट अपनी माँ से बात कर ली थी, जिससे मैंने सालों से कोई रिश्ता नहीं रखा था। उनसे तक रिश्ता वापस जोड़ने को तैयार हो गया था। तो ये समझ लो कि अगर मेरी पीठ पीछे तुमने कुछ किया है तो हमारा ये रिश्ता तुम खत्म ही समझना। लोरी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? करण, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं अभी भी तुम्हारी ही बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में क्यों सोचूंगी? बच्चा लोरी के लिए इस रिश्ते की गारंटी था, जिससे वो जब चाहे ढाल बनाकर करण के सामने इस्तेमाल कर सकती थी। करण, ठीक है, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ। करण ने थोड़ी देर लोरी की आंखों में घूर कर देखा और फिर उस पर भरोसा करना ही उसने ठीक समझा और करण ने कहा, हाँ, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। कहते हैं भगवान को जब किसी को बर्बाद करना होता है तो वो सबसे पहले उसकी अकल छीन लेता है, और लोरी इस समय उन्हीं पागलों में से एक हो चुकी थी। वो कुछ नहीं सोच रही थी, वो सिर्फ अपने आप को स्टेज पर अवार्ड लेते हुए इमेजिन कर रही थी और सोचकर खुश हो रही थी। इस अवार्ड की खबर मिलते ही करण ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से लोरी को अवार्ड मिल रहा है और कैसे सिया ने कविता को धमकी दी है कि वो कंपनी छोड़ देगी। दरअसल करण बस ये चाहता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिया का पक्ष लेना छोड़कर लोरी का पक्ष ले और जो नए मॉडल आ रहे हैं उनको सपोर्ट करे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी करण की बात सुनने के बाद जानते थे कि आगे पीछे कभी न कभी तो सिया कंपनी छोड़ ही देगी और इस वजह से अब वो भी सिया के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं थे। इधर सिया ISN का शूट कर रही थी। शूट खत्म होते ही राशि आई और उसे जैकेट पहनाया। राशि ने सिया से कहा, ठीक है, अब तुम्हारा यहाँ का काम तो हो गया है, तो ऑफिस चले और उनसे ट्रेंडी क्वीन के बारे में डिस्कस कर ले। सिया, नहीं, अभी मुझे किसी बारे में बात नहीं करनी है।
दरअसल सिया मन ही मन अच्छे से जानती थी कि एक तो अभी लोरी को अवार्ड मिल रहा है तो ये लोग किसी भी तरीके से सिया की बात को भाव नहीं देंगे और उसके साथ अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे के सारे पैसा कमाना चाहते हैं, जबकि ट्रेंडी क्वीन के साथ में काम करना एक रिस्क है। और क्योंकि अभी लोरी का करियर अच्छे ट्रैक पर है और उसे अवार्ड मिल रहा है तो इन लोगों के पास एक ऑप्शन है, इसीलिए ये ट्रेंडी क्वीन के प्रपोजल को सीधे रिजेक्ट कर देंगे। राशि, ठीक है, तो तुम क्या चाहती हो? मैं पता करूं कि लोरी ने जज को क्या रिश्वत दी है? सिया, नहीं, उससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। लोरी यही चाहती है कि हम ऐसा कुछ पता करें और उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। मुझे फिलहाल बस उनके रास्ते से दूर रहना है। राशि, हाँ, तुम्हें थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत तो है, क्योंकि अब ये तीनों तुम्हारे खिलाफ हैं और तीनों तुम्हारे खिलाफ मिलकर साजिश कर रहे हैं। वैसे अगर तुम स्टार किंग के ऑफिस में नहीं जाना चाहती हो तो फिर कहाँ जाना चाहती हो? घर चलें? सिया, नहीं, आज हम ओबेरॉय इंटरनेशनल के ऑफिस चलते हैं। हम वहाँ से राजवीर को पिक करेंगे, फिर घर चलेंगे। सिया वहाँ से निकलकर ओबेरॉय इंटरनेशनल के ऑफिस के सामने बिल्डिंग में एक कॉफी हाउस था, वहाँ पर जाकर बैठ गई और वहीं से उसने राजवीर को मैसेज किया, हेलो राज, जैसे ही काम खत्म हो जाए आप सामने वाली बिल्डिंग के कॉफी हाउस में आ जाना। मैं यहीं पर आपके साथ डिनर करना चाहती हूँ। राजवीर एक मीटिंग में था जो काफी लंबी चली। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, राजवीर ने सिया का मैसेज देखा और उसे तुरंत आंसर किया, मेरा ऑफिस देखना चाहोगी? सिया ने उसे जवाब दिया, नहीं, लोग हमें साथ में देखकर बातें बनाएंगे, ये ठीक नहीं रहेगा। हालांकि मन ही मन सिया राजवीर का ऑफिस देखना तो चाहती थी, पर वो पब्लिक में एक साथ आने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए उसने अपना मन मार कर ये जवाब दे दिया। राजवीर, उसकी तुम चिंता मत करो। अगर ओबेरॉय इंटरनेशनल का मालिक होने के नाते मैं इतनी भी प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर सकता तो मेरे होने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम एक काम करो, पार्किंग के बेसमेंट में पार्किंग के पास में कार पार्किंग पर आकर खड़ी हो जाओ। मैं नीचे पीयूष को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें सीक्रेट दरवाजे से मेरे ऑफिस में लेकर आ जाएगा। सिया खुश हो गई और वो जाकर कार पार्किंग में राजवीर की बताई हुई जगह पर खड़ी हो गई। नीचे पीयूष आया, उसने कहा, मैम, आपको जब भी सर से मिलना हो और ऑफिस आना हो आप प्लीज मुझे बता दिया कीजिए। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ओबेरॉय इंटरनेशनल के हर स्टाफ के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई भी कहीं पर भी किसी भी तरह की गॉसिप नहीं कर सकता है और ना ही ऑफिस के अंदर हुई कोई भी बात बाहर लीक कर सकता है। अगर ऑफिस के अंदर कोई भी ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होती है और उसे $1 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको इनमें से किसी ने देख भी लिया तो यहाँ कोई बातें नहीं बना पाएगा। ये बातें करते करते पीयूष सिया को लिफ्ट में लेकर गया जो सीधे 42वें फ्लोर पर जाकर रुकी। उसका दरवाजा सीधे राजवीर के केबिन में खुल रहा था। सिया बाहर आई और बाहर आकर उसने देखा सामने राजवीर अपनी टेबल पर बैठा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहा है। उसका ऑफिस एलिगेंस और सोफिस्टिकेशन की मिसाल था। उसकी जो टेबल और उसके पीछे बैठा राजवीर एक ऐसी इमेज क्रिएट कर रहे थे जिससे समझ में आ रहा था कि यहाँ कोई पावरफुल इंसान बैठा हुआ है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। सारी दुनिया उसके इशारों पर, उसकी उंगलियों पर नाच रही है। वैसे भी मर्द सबसे अट्रैक्टिव तब लगते हैं जब वो सीरियस होते हैं, अपने काम में बिजी होते हैं। सिया राजवीर को खड़े होकर उसे निहार रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि वो फिलहाल राजवीर के लिए क्या फील कर रही है। वो उससे प्यार ज्यादा करती है या उसकी इज्जत। सिया राजवीर के केबिन के बाहर खड़े होकर बस उसे निहारे जा रही थी। तभी राजवीर की नजर सिया पर पड़ी और उसने सिया को किनारे पर पड़े एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा,
वहाँ जाकर बैठो, मैं बस थोड़ा सा काम खत्म करके आता हूँ। सिया जाकर चुपचाप वहाँ बैठ गई। राजवीर ने जल्दी से अपने सारे डॉक्यूमेंट पर साइन किए और फिर आकर सिया के पास बैठ गया। बैठते ही राजवीर ने पीयूष को कहा, जाओ चाय कुछ खाने के लिए और एक कंबल ले आना। पीयूष गया और जल्दी से सारी चीजें लेकर आ गया। राजवीर ने सिया को कंबल देते हुए कहा, पैरों में डाल लो, तुमने छोटी ड्रेस पहनी हुई है और यहाँ पर एयर कंडीशनर बहुत तेज चलता है। सिया ने कंबल ले लिया और राजवीर को कहा, जाओ जाकर काम खत्म कर लो, मैं इतना खूबसूरत नजारा मिस नहीं करना चाहती। राजवीर, खूबसूरत नजारा? सिया, हाँ, आपको काम करता देखने का नजारा। जाने से पहले राजवीर ने सिया से पूछा, तुम राशि को ऊपर क्यों लेकर नहीं आई? सिया, वो कह रही थी कि वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। राजवीर को सिया की बात माननी पड़ी और वो अपना काम करने के लिए वापस अपनी टेबल पर चला गया। सिया बहुत थकी हुई थी, पर फिर भी वो राजवीर का साथ पाने के लिए यहाँ तक आ गई थी। थकान की वजह से सिया ने जैसे ही कंबल ओढ़ा और वो वैसे ही बैठे बैठे ही सोफे पर लुढ़क कर सो गई। राजवीर ने जैसे ही देखा तो उठकर उसने सिया के पैर ऊपर किए और उसके सर के नीचे तकिया रखा और उसे अच्छे से कंबल उड़ा दिया ताकि वो आराम कर सके और वापस अपने काम में लग गया। जब सिया सो रही थी उसी दौरान पीयूष के अलावा भी बहुत लोग राजवीर के केबिन में आए और चले गए। सभी ने लगभग सिया को वहाँ पर सोते हुए नोटिस किया, पर कोई भी उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि उसका सर ढका हुआ था। पर जैसे लोग अंदर आ रहे थे, लौटते वक्त उनके एक्सप्रेशन वैसे ना रहते। उनके मन में बस यही चल रहा था कि बिग बॉस की लाइफ में कोई है, बिग बॉस की जिंदगी में कोई लड़की आ गई है। कौन हो सकती है? आखिर कौन है? कोई सुपर मॉडल है? कोई टॉप स्टार है? कौन है? हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर ओबेरॉय इंटरनेशनल के मालिक राजवीर ओबेरॉय की जिंदगी में है कौन। सिया आराम से सो रही थी। वो नहीं जानती थी कि इस वक्त वो ओबेरॉय इंटरनेशनल के स्टाफ में तहलका मचा चुकी है। वहाँ पर जितने भी लोगों ने उसे देखा सब बेचैन थे और बस अपने कॉन्ट्रैक्ट से बंधे होने की वजह से वो गॉसिप नहीं कर सकते थे। इसीलिए सबके पेट में दर्द हो रहा था और सबको लग रहा था कि वो एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन और उत्सुकता से शायद फट ही जाएंगे। रात के तकरीबन 8 बजे राजवीर का काम खत्म हुआ और उसने देखा कि सिया अभी भी सो रही है। उसने सिया को जगाया नहीं बल्कि सोता हुआ ही अपनी गोद में उठाया और लेकर नीचे आ गया। राजवीर जैसे ही बेसमेंट में लेकर आया और उसने सिया को कार में बैठाना चाहा, तभी बाहर की गाड़ियों की आवाज से सिया की नींद खुल गई और उसने कहा, आपका काम खत्म हो गया? राजवीर, हाँ। राजवीर ने वैसे ही अपने हाथों से सिया को कार में बैठाया और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। जैसे ही उनकी गाड़ी निकली, पीछे ओबेरॉय इंटरनेशनल का सारा स्टाफ वहाँ पर जिसने सिया को केबिन में देखा था पीछे से खड़ा था। वो आपस में बात नहीं कर सकते थे, पर सारे के सारे उस लड़की की एक झलक देखने के लिए खड़े हो गए थे जिसने ओबेरॉय इंटरनेशनल के मालिक का दिल चुरा लिया है। सब जानना चाहते थे कि इंडस्ट्री में ये लड़की कौन है, पर सबकी मेहनत बेकार गई। कोई भी सिया की एक झलक नहीं देख पाया। राजवीर ने खाने के लिए सिया से पूछा, क्या खाना चाहोगी? सिया, जो आप बोलो। राजवीर ने होटल की जगह सीधे घर का रुख किया। उसने प्लान किया कि आज सिया के लिए वो खाना खुद बनाएगा। घर पहुंचकर राजवीर किचन में चला गया और खाना बनाने लगा। पीछे से सिया आई और उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोली, मुझे बस ये बताओ कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। मैं बता नहीं सकती कि मैं आपको पाकर कितनी खुशकिस्मत हूँ। राजवीर, तुम्हें नहीं पता तुम्हें खुश करना कितना आसान है। बस एक डिनर बना दो और तुम खुश हो जाती हो। सिया ने लाड दिखाते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजवीर, खाना बस बन रहा है।
डिनर खत्म करके जैसे ही दोनों कमरे में आए, राजवीर ने सिया को बताया कि टॉप 10 मॉडल अवार्ड का फंक्शन 3 दिन में है। राजवीर ने इंटरनेट खोला, हर जगह पर ब्राइट नाइट गाला की चर्चा हो रही थी जो 3 दिन में होने वाला था। राजवीर ने सिया को कहा, मैंने ब्राइट नाइट गाला की गेस्ट की लिस्ट देखी है, उसमें तुम्हारा और लोरी का भी नाम है। ब्राइट नाइट गाला। सिया के चेहरे पर कंफ्यूज एक्सप्रेशन देखकर राजवीर ने कहा, लगता है तुम्हें स्टार किंग वालों ने नहीं बताया है और जाहिर तौर पर अब वो आगे तुम्हें बताना भी नहीं चाहते हैं। दरअसल सुपर मॉडल एनुअल अवार्ड मॉडलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा साल में होने वाला अवार्ड फंक्शन था। टॉप 10 मॉडल कंपटीशन इन अवार्ड फंक्शन का एक हिस्सा था। इस अवार्ड फंक्शन में साल की सबसे अच्छी मॉडल और बड़े बड़े हस्तियों को अवार्ड मिलता था। 80% टाइम ये अवार्ड ओबेरॉय इंटरनेशनल की मॉडल को ही मिलता है। राजवीर, ठीक है, तुम परेशान मत हो। तुम एक काम करो, कल जब तुम ऑफिस जाओगी तब ऐसा दिखाना जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं रेड कारपेट पर तुम्हें साथ में लेकर जाने के लिए किसी को भेजूंगा। सिया, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? शायद आज मैं फिर बेवकूफ बन जाती। राजवीर, नहीं होता तब ना, पर मैं तो ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अगले दिन सिया जैसे ही ऑफिस पहुंची, उसने जैसा कि तय किया था उसने ऐसे दिखाया कि जैसे उसे कुछ भी नहीं पता है और वो ऑफिस से करण और बाकी लोग भी ऐसे ही दिखा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दरअसल कितनी लड़ाइयों के बाद अब वो अपने इरादों को छुपाना सीख गए हैं। करण ने सिया से पूछा, क्योंकि अब ISN का काम पूरा हो चुका है इसलिए तुम आगे काम करना चाहोगी? सिया, हाँ, मुझे ये करना है। और तभी उसने ट्रेंडी क्वीन का कॉन्ट्रैक्ट आगे रख दिया। ट्रेंडी क्वीन की फाइल देखकर करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि करियर के ऐसे समय पर कोई भी मॉडल ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा फेमस लोगों के साथ काम करना चाहती है। ट्रेंडी क्वीन मैगजीन तो बहुत अच्छी थी और उसकी पहुंच भी रईसों के बीच में थी, पर वो ज्यादा बिकती नहीं थी क्योंकि अमीर लोग गिने चुने होते हैं। करण, पक्का तुम ये ऑफर लेना चाहती हो? क्योंकि अपने करियर के इस दौर में जहाँ पर अभी तुम्हारा पिछला शूट अच्छा गया है, वहाँ पर कोई भी मॉडल होगी तो वो अपनी कामयाबी के मजे लेना चाहेगी और ज्यादा पैसा कमाना चाहेगी। सिया, मुझे पक्का यकीन है, मैं यही करना चाहती हूँ। करण, क्या तुम अपने आप को बर्बाद करना चाहती हो या ये चाहती हो कि हम लोगों की इच्छा पूरी हो जाए? सिया जाने लगी थी, पर करण की ये बात सुनकर उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम अपने और लोरी पर ध्यान दो, मेरी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर सिया वहाँ से जाने लगी। तभी पीछे से करण ने कहा, सिया, तुम्हें थोड़ा संतुष्ट होना सीखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता तुम्हारी ये हरकतें देखकर लोरी और मेरी बहन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, या तुम खुद ही घायल होना चाहती हो। बस करो ये बदले की लड़ाई, अब बस करो। करण की बातें सिया को मजाक लग रही थी। उसको इतना दुख, इतनी तकलीफ पहुंचाने के बाद अब ये अच्छी नीयत और ख्याल रखने का दिखावा क्यों? सिया करण की बात सुनकर भी आगे ही बढ़ती रही, पर करण के केबिन से बाहर निकलने से पहले सिया की नजर उसके कमरे के डस्टबिन पर पड़ी। डस्टबिन में उसके नाम का इनविटेशन कार्ड फटा पड़ा हुआ था। सिया ने कार्ड को वो देखकर बस इतना कहा, बदला। और मैंने सिर्फ इंसाफ चाहा था, कोई धोखा नहीं। करण की नजर ने सिया की नजर को देखा। वो कहाँ देख रही है और उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ी। सिया तो बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर चली गई, पर करण ये सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद सिया को ब्राइट नाइट गाला के इनविटेशन के बारे में पहले से पता था। सिया जैसे ही बाहर निकली, लोरी आदत से मजबूर अपने कार्ड का दिखावा करती बाहर घूम रही थी। सिया को देखकर लोरी सिया के पास आई और कहा,
ओहो, ये तो हमारे शहर की नई अपकमिंग मॉडल है, आजकल बहुत फेमस है। मिस फेमस, आपको ब्राइट नाइट गाला में इनविटेशन नहीं दिया गया क्या? ये देखो, मुझे तो बुलाया गया है और शायद तुम तो ये जानती ही होगी कि एक मॉडल के लिए ब्राइट नाइट गाला क्या मायने रखता है और ये अवार्ड के क्या मायने रखते हैं। पर क्या करें, तुम्हें यहाँ पर कोई पूछ ही नहीं रहा। बड़े बड़े शूट और बड़ी बड़ी तारीफें बटोर के कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तुम्हें अपनी ही इंडस्ट्री में कोई पूछ भी नहीं रहा है। लोरी ने सिया के कंधे पर अपना सर रख आगे कहा, अरे हाँ, इनविटेशन तो छोड़ो, तुम्हारे पास तो कोई मैनेजर भी नहीं है। अब कौन तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेगा? कौन तुम्हारे काम के बारे में बात करेगा? सिया बिल्कुल शांत, बिना किसी भाव के खड़ी थी, पर जैसे ही लोरी ने बोलना बंद किया, सिया के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई और उसने लोरी के कान में जाकर कहा, बस ये बताओ, उस जज का बिस्तर कैसा था? सिया के मुंह से निकले शब्द सुनकर लोरी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। सिया ने आगे कहा, मेरे कॉन्ट्रैक्ट कौन डिस्कस करेगा, कौन नहीं करेगा? मैं ब्राइट नाइट गाला में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, मुझे बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। इतनी तुम चिंता मत करो, तुम बस इस चीज की चिंता करो कि तुम्हें कौन सा नया परफ्यूम इस्तेमाल करना है, क्योंकि तुम्हारे शरीर से धोखे की बदबू आ रही है और करण कब तक अंधा बना रहेगा। ये कहकर सिया जोर से हंसी और आगे बढ़ गई। लोरी जहाँ खड़ी थी बिल्कुल वहीं पर ऐसा लग रहा था पत्थर बन गई हो। जैसे ही सिया ऑफिस से बाहर निकली, राशि कार के पास खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी। राशि के चेहरे पर एक बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसे देखकर सिया ने कहा, क्या हुआ है राशि? मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। सिया, कहाँ लेकर जाना है, पहले बताओ। राशि, नहीं बताऊंगी, बस मेरे साथ चलो। राशि सिया को लेकर शहर के सबसे महंगे मॉल में पहुंची और वहां पर दोनों एक बहुत ही बड़े ब्रांडेड शोरूम के अंदर चले गए। सिया ने अंदर जाने के बाद कहा, पर मुझे ये तो बताओ कि यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? तुम्हारे लिए लड़ाई के औजार खरीदने हैं, इसलिए। ये आवाज पीछे से आई थी, पर ये राशि की नहीं थी, ये आवाज राजवीर की थी, जो वहाँ पर काफी देर से सिया का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिया पीछे मुड़ी, राजवीर खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो आगे बढ़ा और पीछे से सिया को पकड़ते हुए कहा, ब्राइट नाइट गाला बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर सबसे अच्छी दिखो। स्टार किंग तुम्हें वहाँ भेजना नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनो। अच्छा, वैसे मैंने तुम्हें एक बात बताई क्या? मैं वहाँ का स्पेशल गेस्ट हूँ। ये सुनकर सिया एकदम से चौंक गई, क्योंकि राजवीर ने उसे ये बात अब तक बताई नहीं थी। सिया ने जैसे ही सुना, थोड़ा देर उसे अपने आप को संभालने में लगा, पर हाँ, जाहिर तौर पर राजवीर तो ये अटेंड करेगा ही, क्योंकि ये शहर का सबसे बड़ा मॉडलिंग फंक्शन है और उसके साथ साथ राजवीर की कंपनी कई सालों से अवार्ड जीतती आ रही है। राजवीर, और रही बात तुमको यहाँ लेकर आने की, तो ये लोग अपने क्लाइंट की गोपनीयता बनाकर रखते हैं और यहाँ इतनी आसानी से कोई आ जा नहीं सकता। और उससे भी बड़ी बात, इन्होंने अभी एक नई कपल सीरीज लॉन्च की है, जिसमें कपल्स के लिए एक ही डिजाइन है, पर अनोखी बात ये है कि एक जोड़े का दुनिया में सिर्फ एक ही पीस है, वैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। सिया, पर आप काम छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? आपको ऑफिस में काम नहीं है? राजवीर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितना भी बिजी रहूं, मुझे कितना भी काम हो, पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं हमेशा फ्री हूँ। सिया, राजवीर, अगर हम वो पहला वाला क्राउन स्टार का शो छोड़ दें, तो ये पहली बार होगा ना जब हम एक साथ पब्लिक में होंगे।
अब सिया को सब कुछ समझ में आ रहा था। वो समझ गई थी कि राजवीर उसको इस स्टोर में इसलिए लेकर आया है ताकि ब्राइट नाइट गाला की रात वो दोनों एक से कपड़े पहने, उनकी ज्वेलरी, उनकी एक्सेसरीज एक सी हो और वो अलग होकर भी दोनों एक ही लगे। हालांकि वो अपना रिश्ता अभी लोगों के बीच में बता नहीं सकते थे, फिर भी राजवीर सिया को एहसास कराना चाहता है कि वो पति पत्नी है और वो दोनों एक ही हैं। सिया अच्छे से जानती थी कि राजवीर उसके और अपने रिश्ते के लिए हर चीज कर रहा है, पर वो इस हद तक सोच सकता है ये सिया ने नहीं सोचा था। तभी उसने राजवीर की ओर देखते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है आपने मेरे लिए कुछ न कुछ पक्का पसंद भी कर लिया होगा। राजवीर ने मुस्कुराते हुए सिया की ओर देखा और कहा, ये इसे देखो, और उसने पर्दा हटा दिया। पुतले पर एक बहुत ही खूबसूरत चैंपियन कलर का ड्रेस था। राजवीर ने सिया के हाथ में वो कपड़ा दिया और कहा, जाओ चेंजिंग रूम में इसे ट्राई करके देखो। सिया ने जैसे ही उस कपड़े को हाथ में लिया, सिया की आंखें भर आईं। वो बहुत सालों से मॉडलिंग कर रही थी, उसने एक से एक खूबसूरत कपड़े पहने थे, पर शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी कपड़े को देखकर उसकी आंख भर आई थी। कपड़ा था भी इतना खूबसूरत, चैंपियन कलर पर नॉर्मल क्रिस्टल नहीं बल्कि मोती लगे हुए थे। ड्रेस पहनकर सिया ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी अभी किसी पेंटिंग से सीधे उतरकर चली आ रही है। सिया बाहर आई, तभी उसने देखा कि राजवीर भी अपना कोट पैंट पहनकर आ गया है। राजवीर ने ग्रे कलर का कोट पहना हुआ था। दोनों जैसे ही साथ में खड़े हुए, सिया ने राज के हाथों में अपना हाथ लिया और कहा, हम बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे हैं। अगर किसी ने पहचान लिया तो हम क्या करेंगे? राजवीर और सिया एक मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, जहां राजवीर ने सिया के लिए एक परफेक्ट ड्रेस पसंद की है। सिया उस ड्रेस को ट्राई करके बाहर आती है, तब तक राजवीर भी अपने कपड़े पहन चुका होता है, जिसे देखते ही सिया के मुंह से परफेक्ट कपल शब्द निकलता है। परफेक्ट कपल वाली बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। राजवीर जब चाहता उस समय अपने रिश्ते के बारे में दुनिया को बता सकता था, पर वो अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि उसने सिया को प्रॉमिस किया है कि वो सिया को पूरा समय देगा ताकि उसकी पत्नी उस मुकाम तक आ सके जहां राजवीर है। खैर, राजवीर के मुकाम तक पहुंचना सिया के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि सिया इस समय महज एक छोटी सी मॉडल है और राजवीर की औकात ये है कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार भी उसके साथ डायरेक्टली बात नहीं कर सकते थे, बल्कि उनके बीच में सिर्फ एक वाइन का गिलास चीयर्स करने का ही रिश्ता है। इससे ज्यादा किसी की भी राजवीर के करीब आने की औकात नहीं है। सिया खुश होकर राजवीर के गले लग गई। राजवीर, ओह हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल गया, ट्रेंडी क्वीन का कवर फोटो फाइनल हो गया है। सिया, अच्छा, बेचारे ट्रेंडी वाले, उनको नहीं पता कि वो किससे चैट पर बात कर रहे हैं। अगर उनको पता चल जाए कि जो उनके साथ चैट कर रहा है, तो सामने चैट करने वाले व्यक्ति हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। ये सुनकर राजवीर को हंसी आ गई और राजवीर ने कहा, पर कोई बात नहीं, इस छोटे से मैनेजर के काम करने के भी अपने मजे हैं और मैं अपने मजे ले रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैंने ट्रेंडी क्वीन वालों को ही तुम्हें एस्कॉर्ट करने और प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। प्रोटेक्ट का नाम सुनकर सिया के चेहरे पर हंसी आ गई और राजवीर की बाह से लिपट गई। सिया, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि इसके बदले में मैं आपके लिए क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है वो सब आपके पास पहले से है और मेरे पास जो नहीं है वो भी आपके पास पहले से है। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं यही सोचती रहती हूँ। राजवीर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो तुम हो। ये सुनकर सिया की आंख से आंसू निकल पड़े। राजवीर ने उसे गले से लगा लिया और राजवीर ने उसे थोड़ी देर रोने दिया।
राजवीर को पता था कि उसके ये सेटिस्फैक्शन और खुशी के आंसू हैं। इधर करण और कविता स्टार किंग में बैठे हुए हैं। कविता, अगर तुम्हारा और सिया का ब्रेकअप नहीं हुआ होता और सिया के आज के स्टेटस की बात करें तो अब तक उसे इंटरनेशनल मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता था और इस ब्राइट नाइट गाला में भी उसको अच्छी फैन फॉलोइंग मिल जाती। पर अब तो बात ही कुछ और है। कविता शायद अपने दिल में असलियत जानती थी। करण, दीदी, मैं सोच रहा हूँ कि लोरी को इस ब्राइट नाइट गाला के बाद शहर से बाहर पढ़ाई के बहाने भेज दूं, क्योंकि सिया को ये प्रेगनेंसी की बात पता नहीं मालूम है या नहीं, और अगर मालूम है तो पता नहीं वो कब तक चुप रहेगी। कविता, तुम्हें नहीं लगता अब हमें एक नए मॉडल और एक नए चेहरे की जरूरत है? अपना समय और पैसा हमें इन दोनों पर से हटा करके किसी नए पर लगाना चाहिए ताकि हम उससे कमा सकें। करण, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि हम क्यों ना सिया की अभी की पोजीशन का फायदा उठाएं और हम कोई ऐसा नया चेहरा लाएं जिसकी शक्ल सिया से मिलती जुलती हो। और वैसे भी सिया की अब उम्र हो रही है। इस उम्र में वो ज्यादा दिनों तक एक मॉडल के तौर पर काम नहीं कर पाएगी, जबकि हम जो नया चेहरा लाएंगे उससे हम काफी सालों तक कमा पाएंगे। कविता को लग रहा था कि उसका भाई प्यार और मुसीबत में पड़कर पागल हो चुका है। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। पर करण की ये सलाह सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि उसके भाई का दिमाग अभी भी चल रहा है और ऐसे समय में भी वो इतना अच्छा आइडिया सोच सकता है। कविता, हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी टीम को बोलती हूँ एक ऐसे नए चेहरे की तलाश करना शुरू कर दो। और रही बात ब्राइट नाइट गाला की, तो अच्छा है सिया वहाँ नहीं जा रही है, क्योंकि सिया के अभी के स्टेटस के हिसाब से अगर वो जाती तो उसे वहाँ पर ज्यादा वाहवाही और फैन फॉलोइंग उसे ही मिलेगी और ऐसी गलती करना हमारे लिए ठीक नहीं है। और बेशक सिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। करण कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि वो जिस सिया को अभी देख रहा है वो असली है या जिसे वो पिछले 9 सालों से जानता था वो असली थी। क्योंकि पिछले 9 सालों से वो सिया को जानता था। वो बहुत सीधी सादी थी, दूसरों के लिए जीती थी और तो और उसकी सारी दुनिया करण के इर्द गिर्द थी। पर आज जो है वो कोई और ही है। करण, मुझे राशि को फोन करके पूछना पड़ेगा कि कल रात का सिया का क्या प्लान है। मैं इस बात के लिए अभी तक पक्का नहीं कह सकता कि सिया अचानक से गाला नाइट में आ नहीं जाएगी, क्योंकि करण के दिमाग से सिया की कल की हुई बात निकल ही नहीं पा रही थी। उसे बार बार ये लग रहा था जैसे सिया ने उसके फटे हुए इनविटेशन को देख लिया था और वो पहले से उस इनविटेशन के बारे में जानती थी। कविता, तो तुम इंतजार किस चीज का कर रहे हो? फोन करो। करण राशि को फोन करता है। करण, सिया का कल का प्लान क्या है? राशि, कुछ नहीं, वो सीक्रेट मैगजीन का कवर शूट होना है ना, बस वही करेगी। रात का सीन होना है, इसलिए शूट 8 बजे शुरू होगा। करण, अच्छा ठीक है। राशि, क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? करण, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका ध्यान रखना। उसे शायद गाला नाइट में इनविटेशन ना मिलने का बुरा लग रहा होगा। राशि को ये सुनकर करण के ऊपर घिन आ गई कि एक तो वो झूठ बोल रहा है, ऊपर से इतना दिखावा कर रहा है जैसे वो सिया की बहुत परवाह करता है। सिया वहीं पर अपना मेकअप करवा रही थी। सिया ने राशि से पूछा, क्या कहा करण ने? राशि ने सारी बात बताई कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि कल तुम क्या कर रही हो। दरअसल इस वक्त सिया सीक्रेट मैगजीन का ही शूट कर रही है, क्योंकि डायना सिया की स्थिति अच्छे से जानती थी। इसीलिए उसने अपनी टीम को पहले से ही कह रखा था कि वो सिया के टाइम के हिसाब से एडजस्ट करे और उसके साथ में अच्छे से कोऑपरेट करे।
राशि, ऐसा लग रहा है ये लोग तुमसे बहुत डरे हुए हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम गाला नाइट में जाओ। ऐसे में इन लोगों को कल सदमा लगने वाला है। पहला ये देखकर कि तुम गाला नाइट में जा रही हो और दूसरा ये कि तुम ट्रेंडी क्वीन के मालिक के साथ जाने वाली हो। ट्रेंडी क्वीन बेस्ट सेलिंग मैगजीन तो नहीं थी, पर ऐसी मैगजीन थी जो अमीर लोग पढ़ते थे। रही बात इसके मालिक की, तो इसका मालिक राहुल एक बहुत ही रईस फैमिली से था। उसे ट्रेंडी क्वीन की कमाई की कोई जरूरत नहीं थी। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसलिए था क्योंकि उसे अच्छा लगता था। सिया ने राशि को ये नहीं बताया था कि गाला नाइट में राजवीर भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर जाने वाला है। सिया बस सोच रही थी कि गाला नाइट उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, जहाँ पर वो बड़े बड़े लोगों से मिल पाएगी, अपने लिए अच्छे कनेक्शन बना पाएगी। वहीं लोरी ये सोच रही थी कि उसका सारा करियर अब इस गाला नाइट पर ही डिपेंड करने वाला है। यहाँ पर जाकर अगर वो अच्छे कनेक्शन और अच्छे लोग, बड़े बड़े लोगों से पहचान बना पाई, तभी वो अपने करियर के बारे में आगे सोच सकती है। वरना जो अभी सीक्रेट के शूट में हुआ, उसके बाद तो उसका करियर खत्म है। और अगर जैसा कि वो प्लान कर रही है सब कुछ वैसा ही गया, तो वो करण के बच्चे का अबॉर्शन करा लेगी, क्योंकि अगर वो बच्चा पैदा करने के चक्कर में पड़ी तो उसके 8 महीने बर्बाद हो जाएंगे और उसके बदले उसे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वैसे भी शोहरत और पैसा प्यार से ज्यादा मायने रखता है। लोरी अपने असिस्टेंट से, कल सिया क्या कर रही है? असिस्टेंट सीक्रेट का कवर शूट करने वाली है। लोरी, बस इतना ही? मुझे यकीन नहीं होता। दरअसल जो कल हुआ और जो कल सिया का एटीट्यूड था, उसे देखकर लोरी को भरोसा नहीं हो रहा था कि सिया कुछ नहीं करेगी, बल्कि उसे तो पूरा यकीन था कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगी। लोरी असिस्टेंट से, सिया के शूट की जगह पता करो और वहाँ पर किसी को लगाओ ताकि वो सिया को काम में बिजी रखे। सिया वहाँ पर बिजी रहेगी और कोई अपना उस पर नजर रखेगा तो ही मुझे शांति मिलेगी। असिस्टेंट, ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जब बात सिया को परेशान करने की आए तो वो लोरी की तरह ही तैयार रहता था। लोरी, उसके बाद मेरे लिए हॉस्पिटल का पता करो और किसी को बताना मत। जैसे ही अवार्ड फंक्शन खत्म होगा, मैं इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती हूँ। ये सुनकर लोरी का असिस्टेंट थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसे ये गलत लग रहा था। वो शुरू से जानता था कि लोरी पैसे और शोहरत के पीछे भागती है, पर उसके लिए अपने खुद के बच्चे को मार डालना उसे सही नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि सिया को देखो, वो अपनी ही मेहनत से चलकर कहाँ तक आ गई है। वहीं लोरी ने अपनी सारी मेहनत सिर्फ साजिश रचने में और करण के साथ फ्लर्ट करने में बिताई है, और वो अपने टैलेंट पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा करने की जगह घटिया तरीकों को ज्यादा अपना रही है। और ये अबॉर्शन भी कुछ वैसा ही है। और वो ये भी जानता था कि अगर ये बात करण को किसी भी तरीके से पता चल गई तो लोरी के लिए और उनके रिश्ते के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। अगली सुबह स्टार किंग के ऑफिस में कविता की अभी करण से कल ही बात हुई थी कि नई मॉडल चाहिए, और आज कविता ने 3 लोगों को ढूंढ भी निकाला था और उनको ऑफिस भी बुला लिया था। तीनों को देखने के बाद कविता ने बीच में खड़ी हुई लड़की पीहू को फाइनल किया। कविता की माने तो पीहू लगभग 70% सिया की तरह जैसी लग रही है। तभी करण भी आ गया और उसने भी तीनों लड़कियों को देखा। वाकई में पीहू सिया के जैसी ही लग रही है। कविता, करण, मुझे लगता है कि हमें इसे पीहू को ही फाइनल करना चाहिए, क्योंकि ये लगभग सिया के जैसी ही लग रही है और अभी इसकी उम्र मात्र 16-17 साल ही है। इसीलिए हमारे पास बहुत समय है। हम इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा काम ले सकते हैं और जितना ज्यादा हो सके पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि सिया के पास अब वक्त ही कितना बचा है। उसकी उम्र बढ़ रही है। और रही बात मेरी, तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं इसे इंटरनेशनल रनवे पर आराम से चलने के लिए तैयार कर सकती हूँ।
अंदर दोनों भाई बहन बैठकर बातें कर रहे थे। उसी वक्त सिया भी ऑफिस आ गई और उसने उनकी सारी बातें सुन ली। दरअसल सिया ऑफिस अपने गिफ्ट लेने के लिए आई थी, जो उसके फैंस ने उसके ऑफिस पहुंचाए थे। पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि स्टार किंग के लोग उसके गिफ्ट के पैकेट्स को उसके बिना परमिशन के खोल के फेंक देंगे। सिया ने करण के ऑफिस के बाहर खड़े रहकर उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि क्या हर बात वो इन दोनों भाई बहन के बारे में गलत होती है। उसे लगता है कि ये लोग जितने घटिया हैं, अगली बार ये लोग उससे ज्यादा घटिया बनकर सामने आते हैं। खैर, इन लोगों ने पीहू को फाइनल तो कर लिया था। पीहू वाकई में दिख तो सिया के जैसी ही रही थी। पीहू का घमंड और उसका एटीट्यूड उसे संभालना इतना आसान नहीं है। तभी करण के ऑफिस का दरवाजा खुला। 3 खूबसूरत मॉडल बाहर निकली, जो आंखों ही आंखों में सिया को तोल रही थी और अपने आप को उससे कंपेयर कर रही थी। तभी पीछे से कविता आई और कविता ने सिया को देखकर कहा, ओह, तुम आई हो। सिया ने सारे गिफ्ट गुस्से में कविता के सामने फेंक दिए और कहा, अपना हर्जाना देने के बाद तुम क्या इतनी गरीब हो गई हो कि तुम्हें मेरे गिफ्ट की जरूरत पड़ गई है। कविता, सिया, अपनी जबान संभाल कर बात करो। अगर तुम्हें ब्राइट नाइट गाला में नहीं बुलाया गया है तो उसके लिए मेरे ऊपर गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। मान लिया तुम्हारी शोहरत थोड़ी बढ़ गई है, पर तुम हो तो कंपनी के आर्टिस्ट ही और मैं आर्टिस्ट डायरेक्टर हूँ। तो अपना गुस्सा, अपनी जलन तुम्हें यहाँ कंपनी के लोगों पर निकालने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी गाला में ना बुलाए जाने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री तुम्हें अपना नहीं मानती। वैसे क्या हुआ, तुम जाना चाहती थी क्या? तुम्हारे लिए बुरा ही हुआ, तुम्हें तो बुलाया ही नहीं। सिया गुस्से से, क्या कहाँ बुलाया नहीं? ये सुनते ही करण का दिल धक से रह गया। उसे अब और यकीन होता जा रहा था कि सिया उसके इनविटेशन के बारे में जानती है। कविता, नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाया गया है। करण, तुम्हारे हाथ से ये मौका निकल गया है। तुम्हें गाला में नहीं बुलाया गया है। अब तुम अपने शूट पर ध्यान दो। सिया, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मॉडल के तौर पर मुझे क्या करना चाहिए वो मैं कर लूंगी। करण, तुमने ट्रेंडी क्वीन का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लिया है? सिया, हाँ, कर लिया है। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगी। तभी करण ने पीछे से कहा, मैंने सुना है उनके साथ काम करना आसान नहीं होता है। सिया ने जवाब दिया, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिया को अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट राजवीर हैंडल कर रहा है और राजवीर का तजुर्बा इतना है कि जितना करण एक पूरी जिंदगी में नहीं बना पाएगा। सिया आगे बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। करण समझ नहीं पा रहा था कि सिया के मन में क्या चल रहा है। करण, दीदी, मुझे लग रहा है सिया को गाला इनविटेशन के बारे में पता है। कविता, पता है या नहीं पता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बस कुछ ऐसा करो ताकि वो शूट में बिजी हो जाए और वो गाला में ना जाए। हम उसका वहाँ पर आना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बात अच्छे से समझ लो, हम उसे और ज्यादा फेमस होने के मौके नहीं दे सकते हैं। हमें उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये दोनों मिलकर सिया को रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अब सिया उनके और उनकी कंपनी के खिलाफ कोई नया कदम उठाने का मौका मिले। आज फाइनली वो रात थी जिसका इतने समय से सब लोग इंतजार कर रहे थे। ब्राइट नाइट गाला। वेन्यू एकदम चमक रहा था। ऐसा लग रहा था आज सारे आसमान के सितारे जैसे जमीन पर उतर आए हैं। हर तरफ, हर जगह रोशनी से जगमगा रही थी। दरअसल इस जगह को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। दरवाजे पर बहुत सारे बल्ब और रोशनी कर रखी थी। साथ ही एंट्री गेट के साथ में ही एक साइनिंग वॉल लगा रखी थी, जिसके साथ में ही होस्ट खड़े थे और वहीं पर वो सारे आने वाले गेस्ट का वेलकम कर रहे थे।
ठीक 8 बजे मेहमानों ने आना शुरू कर दिया। जैसे ही मेहमान आने लग गए, होस्ट एक एक करके सबको बुलाते हुए सबका छोटा छोटा इंटरव्यू लेता और उसके साथ ही साइनिंग वॉल में साइन करके उन्हें अंदर जाने के लिए कहता। इसी बीच करण, लोरी और कविता तीनों पहुँचे। तीनों को एक साथ देखकर होस्ट थोड़ा अचरज में पड़ गया, क्योंकि उसे सिया कहीं नजर नहीं आ रही थी और जहाँ तक उसे पता था सिया का नाम मेहमानों की लिस्ट में था, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया क्यों नहीं आई है। खैर, उसने थोड़ा शांत रहना ही ठीक समझा और तीनों को अपने पास तक आने दिया। जैसे ही तीनों उसके पास पहुँचे, होस्ट ने ही तीनों का स्वागत किया। होस्ट, वेलकम सर, मैं एनुअल गाला नाइट में आपका स्वागत करता हूँ। और करण सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप और मिस सिया अलग अलग अकेले आएंगे? मेरा मतलब है मिस सिया आपके साथ नहीं आई है? करण कोई जवाब देता उसके पहले ही कविता बीच में बोल पड़ी। हमने सिया को आपके इनविटेशन की खबर तो पहुँचा दी थी, पर वो नहीं आ रही है। हमें भी उसने आखिरी समय पर ही ये बात बताई है। कविता ने सारा इल्जाम सिया पर डाल दिया और अपनी बातों से उसे लापरवाह साबित करने की पूरी कोशिश की। होस्ट ने बात को संभालते हुए कहा, हो सकता है मिस सिया सिंघानिया की तबीयत ठीक न हो, इसीलिए नहीं आई। पर कविता तो ऐसा लग रहा है जैसे सिया को यहाँ पर बदनाम और घमंडी साबित करने के लिए आई थी। उसने आगे बोलना शुरू किया, पता नहीं ये उसका रोज का ही होता है, वो अपनी मर्जी की होती जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सफलता उसके सर पर चढ़कर बोल रही है। अभी इन लोगों की बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से अचानक से सिया सिया की आवाज सुनाई देने पड़ी। वहीं पर आकर एक लिमोजिन कार रुकी। कार में से ट्रेंडी क्वीन के मालिक राहुल उतरे और ये क्या, पहली बार वो अकेले नहीं आए थे। उतरकर वो दूसरे गेट की तरफ गए और उन्होंने बड़े ही तमीज से गेट खोला। अंदर बैठी हुई महिला को उसके हाथ से पकड़कर बाहर आने की मदद की। लोगों ने जैसे ही बाहर उतरती महिला को देखा, लोग खुशी से चिल्लाने लगे, सिया सिया। और सिया का नाम सुनकर होस्ट और वो तीनों भी पीछे मुड़कर देखने लगे। जैसे ही तीनों की नजर सिया पर पड़ी, तीनों के चेहरे देखने लायक थे। होस्ट ने राहुल और सिया को साथ में स्टेज पर बुलाया और उन तीनों के साथ में ही खड़ा कर दिया। होस्ट ने दोनों का वेलकम किया और उसने सिया की ओर देखकर कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सिया ने सर झुकाया और उसका शुक्रिया अदा किया। होस्ट ने आगे कहा, मैं आज की गाला नाइट में आपका स्वागत करता हूँ। होस्ट, हम बस अभी करण सर से पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं आई, पर अब समझ में आ रहा है आप इनके साथ क्यों नहीं आई। आप शायद राहुल सर के साथ आने वाली थी, तभी तो मैं सोच रहा था इतनी फेमस मॉडल का नाम हमारे लिस्ट से कैसे छूट सकता है। राहुल, नहीं, सिया को कोई इनविटेशन नहीं पहुंचा है। सिया मेरी मेहमान के तौर पर यहाँ आई है। सिया खुद ये बात नहीं कह सकती थी, पर राहुल के मुंह से ये बात निकलना लाजमी था, क्योंकि हर कोई जानता था कि राहुल मुंहफट है और हर बात का सीधा ही जवाब देता है। होस्ट, नहीं सर, कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद मेहमानों की लिस्ट देखी है, उसमें मिस सिया का नाम था और हमने उन्हें उनका इनविटेशन उनकी एजेंसी को भेजा था। कंपनी का नाम सुनते ही सब लोगों को समझ में आ गया कि गलती कहाँ पर हुई है। हाँ, कंपनी। अब तो होस्ट भी समझ गए थे कि शायद सिया की कंपनी ने उसका इनविटेशन छुपा दिया है या उसे दिया ही नहीं है, पर होस्ट पर आज रात को संभालने की जिम्मेदारी थी। वो आज की रात को ना तो खराब करना चाहता था और ना ही अपने ही बुलाए हुए मेहमानों को बेइज्जत करना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। पर राहुल खुद को चुप नहीं रख सके और उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि स्टार किंग कंपनी सिया के करियर को संभाल सकती है। सिया एक बहुत अच्छी मॉडल है और मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं। इसकी कंपनी अगर खुद को नहीं संभाल पा रही
तो मुझे बता दे, मैं इसके लिए नया स्टूडियो खोल दूंगा। राहुल का ये कहना बहुत बड़ी बात है। इस सब के बाद होस्ट के पास ज्यादा कुछ पूछने को बचा नहीं था, इसलिए उसने सभी को अंदर जाने देना ही बेहतर समझा। अंदर मौजूद लगभग सभी के कानों तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि सिया का इनविटेशन उसकी अपनी ही कंपनी ने छुपाया या उस तक नहीं पहुंचाया। कविता अब सारा इल्जाम करण के ऊपर डाल रही थी। उसने करण की ओर गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था, किसी भी तरह से सिया को बिजी रखो, तुमसे वो भी नहीं हुआ। करण, मुझे लगता है उसे इनविटेशन के बारे में पहले से पता था। मैं चाहे कुछ भी कर लेता, हम उसे रोक नहीं पाते। कविता, हाँ, जैसे कि उसमें इतनी अकल है कि वो सब कुछ अपने आप समझ गई। लोरी दोनों को लड़ता हुआ देख रही थी। लोरी जानती थी गलती उन तीनों से हुई है। वो तीनों में से कोई भी सिया को रोक नहीं पाई, पर फिर भी वो खुश थी क्योंकि टॉप मॉडल का अवार्ड तो उसे ही मिलने वाला था और वो जानती थी कि अवार्ड मिलने के बाद वो सिया को नीचा दिखा सकती है। जैसे ही तीनों अंदर पहुँचे, अंदर हर कोई उन्हें देखकर बातें कर रहा था। करण को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज पहली बार करण को पीछे बैठने की खुशी हो रही थी क्योंकि स्टार किंग कंपनी के ओहदे के हिसाब से उन्हें पीछे की टेबल दी गई थी और पीछे बैठकर करण को किसी से नजर नहीं मिलानी पड़ेगी। अब करण इस बात पर खुश था। करण, लोरी और कविता पीछे बैठे थे जबकि सिया आगे वीआईपी लाइन में बैठी हुई थी। लोरी को ये देखकर बहुत जलन हो रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि सिया की किस्मत हमेशा इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। पर तभी उसकी नजर सिया के बाजू में बैठे हुए जज पर पड़ी। दरअसल सिया के बाएं मिस्टर राहुल और दाईं ओर वही जज बैठा था जिसके साथ लोरी ने एक रात बिताई थी। हालांकि सिया इसके बारे में कुछ जानती नहीं थी, फिर भी लोरी को गिल्ट हो रहा था। उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। लोरी के अंतर्मन की आवाज और उसका सच पकड़े जाने का डर उसे असहज महसूस करा रहा था। जैसे कि पहले से सब जानते थे, जज बहुत अच्छे कैरेक्टर का आदमी नहीं था। इधर भी वो सिया के साथ बैठकर उसे अजीब नजरों से देख रहा था और सिया की ओर देखते हुए उसने कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपका शो देखा था। मुझे उम्मीद है आप बहुत आगे जाएंगी। उसकी बातों का दोहरा मतलब समझकर सिया ने उसे बस शुक्रिया कहा और दूसरी ओर देखने लगी। पर उस जज की नजर सिर्फ सिया के पैरों पर अटकी हुई थी। वो ललचाई नजरों से देख रहा था। उसकी ऐसी नजर को मिस्टर राहुल समझ गए और उन्होंने सिया को इशारा करके कहा, तुम मेरी सीट पर आकर बैठो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। और ये कहकर उसने सिया के साथ अपनी सीट बदल दी। सिया ने उसे आंखों ही आंखों में शुक्रिया अदा किया और जाकर राहुल की सीट पर बैठ गई। अब सेरेमनी की ऑफिशियल ओपनिंग होने वाली थी। होस्ट अच्छे अच्छे जोक सुना रहे थे और सभी को हंसा रहे थे। पीछे बैठे लोरी की नजर सिर्फ और सिर्फ उस जज पर अटकी हुई थी। उसका मन सेरेमनी में नहीं लग रहा था क्योंकि वो उसकी नजरों को पहचान पा रही थी। पीछे बैठकर उसे साफ दिख रहा था कि जज की नीयत सिर्फ और सिर्फ सिया पर अटकी हुई है। उससे लोरी को मन ही मन ये लग रहा था कि जैसे लोरी ने जज के साथ एक रात बिताकर अपना काम करवाया है। अगर ऐसा ही कोई कदम सिया ने उठाया तो फिर लोरी उससे पीछे हो जाएगी और सिया को पीछा छोड़ने के लिए फिर कुछ नया करना पड़ेगा। और वैसे भी इतना आसान शॉर्टकट अगर करने को मिले तो कोई क्यों नहीं करना चाहेगा। तभी पब्लिक में गहमा गहमी का माहौल हो गया क्योंकि आज के स्पेशल गेस्ट आ चुके थे, मिस्टर राजवीर ओबेरॉय, और होस्ट ने उनका इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। होस्ट ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इनकी पर्सनालिटी सुपरस्टार से भी ऊपर है। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा ओबेरॉय इंटरनेशनल के मालिक
राजवीर ओबेरॉय को। और इंट्रोडक्शन के साथ ही राजवीर स्टेज पर आ गया। स्पॉटलाइट राजवीर पर थी। स्पॉटलाइट पर खड़े होकर राजवीर ने सिर्फ एक लाइन कही, हर जीतने वाले, हर टैलेंटेड इंसान के लिए ओबेरॉय इंडस्ट्री के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ये शब्द वहाँ पर मौजूद ओबेरॉय इंटरनेशनल के आर्टिस्टों के लिए एक मनोबल बनाने के लिए था और सिया के लिए भी थे, जो ये कह रहे थे कि धीरे धीरे कर वो भी कामयाब लोगों की गिनती में आ जाएगी और फिर वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। राजवीर ने स्टेज पर पहुंचते ही स्टेज के नीचे बैठे लोगों पर सरसरी नजर डालकर देख लिया था कि सिया कहाँ बैठी है। दोनों की नजरें आपस में टकराई और इन दोनों ने आपस में एक दूसरे की तारीफ की और उसके बाद ही राजवीर ने अपनी बात आगे कही थी। सिया की ड्रेस इतनी खूबसूरत है कि होस्ट के मन में जैसे उसकी एक छवि छप गई थी। उसने पाया कि राजवीर और सिया ने एक जैसे कपड़े पहने हैं। उसने स्टेज पर से ही अनाउंस कर दिया, मिस सिया की ड्रेस हमारे ग्रेट मिस्टर राजवीर से मैच करती है। और बस इस बात ने पूरी पब्लिक में एक अजीब सा माहौल बना दिया, क्योंकि हर कोई ये जानता था कि राजवीर को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो दूसरों की पूंछ पर कदम रखकर आगे बढ़ते हैं। होस्ट की बात सुनकर सिया खड़ी हुई और झुककर नमस्ते में हाथ जोड़कर बस उसने इतना ही कहा, ये मेरा सौभाग्य है। पर नीचे बैठे सभी लोग सिया के बेइज्जत होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वहाँ मौजूद लोग ये अच्छे से जानते थे कि राजवीर इस पर रिएक्ट जरूर करेगा। सबको लग रहा था कि राजवीर के कपड़ों का डिजाइन और कलर सिया ने कहीं से पता किया है ताकि वो मीडिया में अपने बारे में न्यूज क्रिएट कर सके। हर कोई बस यही इंतजार कर रहा था कि राजवीर अब क्या कहेगा। वहीं करण भी इस सच्चाई से अनजान नहीं था। वो इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ था कि राजवीर को ऐसा करना कभी पसंद नहीं आएगा और इसीलिए करण मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि सिया को रोकने का इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा तरीका तो हो ही नहीं सकता था। एक बार राजवीर अगर सिया के बारे में गुस्से में स्टेज से कुछ बोल देगा तो उसके बोलने का नतीजा ये होगा कि पूरी इंडस्ट्री के द्वारा सिया को ब्लॉक कर दिया जाएगा और सभी सिया को ब्लैकलिस्ट कर देंगे और एक सेकेंड में सिया का करियर खत्म। करण तो सांस थामे बस इसी का इंतजार कर रहा था। स्टेज पर खड़े राजवीर को अच्छे से पता था कि नीचे पब्लिक के बीच क्या चल रहा है। वो अच्छे से जानता था कि सभी लोग सिया के बेइज्जत होने का इंतजार कर रहे हैं, पर उन सब के सामने या किसी के भी सामने वो कैसे सिया को बेइज्जत होने दे सकता था। आखिर सिया उसकी पत्नी है। स्टेज से राजवीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ बस इतना कहा, ओह अगर ऐसा है तो ऐसा इत्तेफाक बार बार हो, मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि वाकई में मिस सिंघानिया बहुत खूबसूरत हैं। सभी लोग ये सुनकर बहुत शॉक्ड थे कि राजवीर ने कुछ भी नहीं कहा, पर अब सबको सब कुछ समझ में भी आ गया था कि शायद ये इत्तेफाक ही था, एक बहुत खूबसूरत इत्तेफाक, क्योंकि राजवीर की आवाज में कहीं भी गुस्सा, कहीं भी घृणा कुछ नहीं था, सिर्फ एक सिंपल सी तारीफ थी। वहीं पर सिया के हाव भाव में कहीं भी ना तो ऐसा लग रहा था कि राजवीर की बात सुनकर फूली नहीं समा रही है, ना ही कहीं ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ तो छुपा रही है। वो बिल्कुल साधारण तरीके से खड़ी और उसने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर राजवीर की तारीफ का जवाब दिया और बैठ गई। अब सब लोगों को यकीन था कि वाकई में ये एक बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक ही था, पर राजवीर यहाँ शांत नहीं हुआ। उसने वहाँ पर और कहना जारी रखा, मैंने मिस सिया का शो देखा है, क्राउन स्टार वाले शो में भी मैं मौजूद था। मिस सिंघानिया वाकई में बहुत टैलेंटेड हैं। इस समय फंक्शन में सिर्फ दो ही लोग अट्रैक्शन बने हुए थे, एक सिया और दूसरा राजवीर। राजवीर की बातों से ये कंफर्म था कि ओबेरॉय इंटरनेशनल ने अब तक सिया को कोई ऑफर नहीं किया है, लेकिन सिया ऐसे ही अच्छे पर काम करती रही तो आगे उसे राजवीर की कंपनी से ऑफर मिल सकता है।
हालांकि राजवीर ने सिया से वादा किया था कि वो कभी भी उसके काम के बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा, पर यहाँ पर वो सिया की तारीफ कर रहा था और इस वक्त फैशन से जुड़े हर शख्स की नजर सिया पर है। हर कोई सिया को देखकर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा था। तभी होस्ट ने हिम्मत करके कहा, सर इतना खूबसूरत इत्तेफाक है तो क्यों ना हम इसे एक खूबसूरत अंत की तरफ लेकर चलें, क्योंकि आपने और मिस सिंघानिया ने एक से कपड़े पहने हुए हैं, तो क्यों ना आप दोनों की साथ में एक खूबसूरत सी फोटो हो जाए। ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग कुछ देर के लिए अपनी सांसें थाम कर बैठ गए, क्योंकि सबको लग रहा था अब पता नहीं उस होस्ट का क्या होने वाला है, शायद इसे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। इस तरह की रिक्वेस्ट को राजवीर कभी नहीं मानेगा। बात को संभालने के लिए दूसरा होस्ट बीच में बोलने ही वाला था कि तभी वहाँ बैठे लोगों को एक और झटका लगा। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने खूबसूरत अंत के लिए मैं कैसे मना कर सकता हूँ। सिया अच्छे से जानती थी कि वो फोटो खिंचवाए या ना खिंचवाए, लोग उसके बारे में बातें बनाएंगे ही, इसीलिए वो राजवीर के साथ फोटो खिंचवाने का मौका क्यों जाने देती। उसने अपने अंदर की भावनाओं को छुपाते हुए चुपचाप खड़ी हुई और बिल्कुल शांत होकर जाकर राजवीर के बगल में खड़ी हो गई। वहाँ स्टेज पर जाकर सिया ने राजवीर से कुछ नहीं कहा, बस एक फॉर्मल हेलो बोला। राजवीर और सिया स्टेज पर खड़े हैं, दोनों एक परफेक्ट मैच लग रहे थे, क्योंकि एक की पर्सनालिटी ऐसी थी कि इसकी इज्जत करने का मन चाहे और दूसरी इतनी खूबसूरत थी कि कोई एक बार देख ले तो नजर ना हटा पाए। ये बिल्कुल परफेक्ट मैच लग रहा था। तभी होस्ट ने शरारत भरी आवाज में कहा, मिस सिंघानिया आप शर्मा क्यों रही हैं? थोड़ा सा पास खड़े हो जाइए। ये बात सुनकर राजवीर ने अपनी बाहें फैलाई और सिया के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। अब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। सब लोगों की आंखें इस तरह से फटी की फटी थी कि लग रहा था बस बाहर ही आ जाएंगी। सिया अभी भी राजवीर की इस हरकत से थोड़ा शौक में थी, पर उसने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी। तभी राजवीर ने धीरे से उसके कान में कहा, हम और ज्यादा पास नहीं आ सकते, वरना घर चलकर तुम गुस्सा करोगी। वैसे अगर आ सकते तो मैं तुम्हें और करीब ले आता, और इसके लिए तो मैं मुर्गा बनने को भी तैयार हूँ। राजवीर के बाजू में खड़े होकर सिया अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी स्माइल को बरकरार रखा और फोटो खिंचवाते ही दोनों जल्दी से बाय बोलकर अलग हो गए। इस पल हर कोई बस उन दोनों को ही देख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जो जज सिया के साथ फ्लर्ट कर रहा था, अब उसकी भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो ये समझ गया था कि एक ही कंपनी के होने के बावजूद भी सिया अच्छे से जानती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। जबकि उस जज के लायक तो वो लोरी है, जो कभी भी किसी के भी साथ जाने को तैयार हो सकती है। नीचे बैठे कविता ये सब कुछ अपनी नजरों से देखकर उड़ रही थी, पर इसी वक्त उसके दिमाग में ख्याल आया, ये तो इत्तेफाक था, पर राजवीर को उसका नाम इस्तेमाल करने वालों से सख्त नफरत है। सिया तो ऐसा करना नहीं जानती, पर मुझे लगता है कल उसे हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें, ताकि नया एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।